बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल इत्नान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं सैफ अली खान साहब का। आपको भी पता चला होगा कि वो जो हमलावर था वो गिरफ्तार हो गया है। ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुंबई का लीलावती अस्पताल है जहाँ पे उन्हें एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने मीडिया को तसल्ली कराई है कि जी इस वक्त वो स्टेबल हैं और मुश्तबा शख्स को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। आकाश कानोजिया को छत्तीसगढ़ का ज़िला दरग है जहाँ से हिरासत में लिया गया। और अच्छा, आप नाम पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर कानूश उसका नाम आ रहा है और आगे चल के आपको यही नाम जो है एक मुस्लिम आपको मिलेगा कि अब ये कंट्रोवर्सी एक है क्योंकि अब जो तस्वीर जारी हुई थी जिसमें इसने बैकपैक पीछे लटका रखा है, जो सीढ़ियाँ उतर रहा था, क्या ये गिरफ्तार होने वाला शख्स वही है? और करीना की जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं कि जी इस कदर जारहाना होने के बावजूद उस शख्स ने घर से कुछ चुराया नहीं है। तो क्या लेने आया था फिर वो? क्या वो वाकई और क्या ये कातिलाना हमला था या फिर ये चोरी का मकसद के ऊपर घर में दाखिल हुआ था? ये अभी तक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। एक्सप्रेस ट्रेन है इंडिया की जहां पर बताया जा रहा है कि ये सफ़र कर रहा था, फिर उसके बाद इसको ट्रेन से मोबाइल के थ्रू इसकी पिक्चर बनाकर जब मुंबई पुलिस ने वहां पर शेयर की है तो इसकी तस्दीक हो गई कि ये वही मुलजिम है। उसके बाद इसको ट्रेन से उतार लिया गया है और फिर इसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि घर में गाड़ी भी कोई मौजूद नहीं थी जुनैद, और रिक्शे में बेटा जो है बड़ा उनका वो लेकर गया है, 22-23 साल का बेटा। सवालिया निशान है, छोटे नवाब होने के बावजूद घर पे किसी गाड़ी का ना होना। रिक्शा जिसमें सैफ अली खान को लेके जाया गया, उस रिक्शा ड्राइवर का बयान भी आया, पहले वो सुनिए। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं, मिलना बाकी हैं। लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या तमाम ही अक़लियतें भारत में गैर महफूज हैं? सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाना, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाना, फिर लाइफ थ्रेट्स हैं सलमान खान को। सैफ अली खान भी तो मुस्लिम है और क्या उन्हें इस वजह से तो निशाना नहीं बनाया जा रहा है? इस पर लोग तशवीश का शिकार हैं। कितनी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज और इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री सारी में खौफ व हिरास फैल चुका है क्योंकि हम देखते हैं कि आए रोज़ निशाना बनाया जाता है इस तरह से, और अक़लियतों का निशाना बनाया जाना ये ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, फिर वहाँ पर ही मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जाना और उनको थ्रेटन किया जाना, ये थोड़ा सा तशवीशनाक है। मोदी सरकार और उनकी गवर्नेंस पे सवाल निशान। आगे बढ़ते हैं, टॉप 5 स्टोरीज आज की देख लेते हैं। पहली बड़ी खबर है जी, बाइडन का इक़्तिदार आज खत्म हो रहा है। ट्रंप आज अपने ओहदे का सदारत के ओहदे का हल्फ उठाएंगे और शदीद सर्द मौसम के बायस ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपन एयर की बजाय अब बिल्डिंग के अंदर रोटिंडा हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाने जा रहे हैं। लगभग 2.5 लाख के करीब वो लोग हैं जिन्हें पासेस जारी किए गए हैं, जिसमें दुनिया भर के अहम मंदूबीन हैं, सरबराहान हैं और अहम शख्सियात हैं जो कि हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। फिर बात होगी मुल्तान टेस्ट की। क्रिकेट की तारीख का चौथा मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच साबित हुआ है। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग जो थी उसके सामने वेस्ट इंडियंस टिक नहीं पाए और वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है। ज़बरदस्त आगाज़ कर दिया है जीत की सूरत में। और इसके बाद आपको बताएंगे कि हेडफोन्स के गैर मुहतात इस्तेमाल से 1 अरब से ज़ायद नौजवानों की कुव्वत समात खतरे में है। किस तरह से आपके कानों को ये नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ कराची में नज़ला खांसी के तकरीबन 30% मरीजों को कोरोना वायरस में मुब्तला होने का इंकशाफ किया गया है। एक बार फिर क्या कोरोना वायरस फैलने जा रहा है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। फिर बताएंगे आपको कि डंकी लगाकर स्पेन जाने की कोशिश हुई है जिसमें मजीद 44 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए हैं। जिंदा बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी की गई है, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मुतल्लिका इदारे, वजारत ख़ारजा हो गया, FIA हो गया, वो आखिर अपनी ज़िम्मेदारी कब अदा करेंगे? कब मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो सकेगा इंसानी स्मगलर्स का, जिस तरह से वो पैसे बटोर के लाखों रुपए लेकर भी इंसानी जानों का खेल खेल रहे हैं और उनकी कोई कीमत दिखाई नहीं देती? इसका मुकम्मल ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन है, इस पर तफसीली बात होगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं आज की बड़ी खबर से। सुपर पावर के सुपर मकीन आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 47वें सदर की हैसियत से तकरीब हल्फबरदारी की तैयारियां जारी हैं जी। और उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने हकूक़ निस्वां, जमहूरियत और दीगर मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। तो पहले एक पैकेज तैयार किया गया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई है, उसके ऊपर पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं।
रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे आपको साजिद साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में बहुत से खदशात हैं, बहुत से लोग तवक्कुआत लिए भी बैठे हैं, लेकिन जो एक तासुर है आम तौर पे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत नहीं करेगा उसकी खैर नहीं है, चाहे वो गैर कानूनी तौर पे तारकीन वतन है, कोई कारोबारी शख्सियात हैं। बहुत से लोगों को तो हमने देखा है अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हुए, ख़ासतौर पे जेफ बेजोस हों, मार्क ज़करबर्ग हों, या फिर अपने इत्तेहादियों को ही धमकाने का मामला हो, ग्रीनलैंड को अपने अंदर शामिल करना, कनाडा को शामिल करना, पनामा कैनाल को शामिल करना, बरतानिया की सियासत में, दीगर ममालिक की सियासत में इंटरफेरेंस। तो ये क्या होने जा रहा है अगले 4 सालों में? क्या जो बातें कर रहे हैं ट्रंप उस पर अमल भी करने जा रहे हैं, या सिर्फ ये इंतखाबी मुहिम के लिए नारे थे? ऐसा कुछ खौफनाक नहीं होने वाला? साजिद साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? हम कोशिश करेंगे साजिद साहब से रब्ता करने की। आज अहम दिन है जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हिमायती भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और जब कैंपेन चल रही थी तो साजिद तार साहब ये कहते हुए नजर आए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और जो उनके दावे थे वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्या इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए सिर्फ वो दावे किए जा रहे थे, या फिर अमली इकदाम भी होते हुए नजर आएंगे? एक तो जंग बंदी का मामला था जो कि गजा में की जानी थी, उसका हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव उसमें तब्दीली आ रही है, वहाँ पर गजा में भी जंग बंदी हो रही है। और फिर अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब, तो जुनैद वो भी सर्दी में बड़े ही जबरदस्त तरीके से, और लगभग ये 40 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि जी आउटडोर नहीं हो रही, इंडोर हो रही है। बहुत ठंडा है, लगभग -6 वहाँ पे होगा जो टेम्परेचर बताया जाता है। और तैयारियां तो भरपूर चल रही हैं जी। इंडोर होगी ये सारी सेरेमनी, और कैरी अंडरवुड हैं जो कि ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब में परफॉर्म करने जा रही हैं। मशहूर कंट्री म्यूजिक स्टार कैरी अंडरवुड को सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब में गाना गाने को तैयार है। और कैरी अंडरवुड का ये कहना है कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूँ और इस तारीखी मौके पर हल्फबर्दारी की तकरीब में गाना गाने के लिए मदऊ होने पर वो फख्र भी महसूस कर रही है। बिल्कुल जी, आप ये देखिए ना, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो अपने मोहब्बत से वालिहाना, अपने मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किस तरह से करते हैं। उन्होंने जब उन्हें मदऊ किया गया कि आपने इस तकरीब हल्फबर्दारी में गाना गाना है, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले हामी भर ली। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमें इस वक्त इत्तेहाद की, यूनिटी की ज़रूरत है, और मुस्तकबिल की तरफ हमें देखना है कि आगे आने वाला वक्त जो है वो कितना अच्छा साबित होगा। और ये अजीम मौका है कि मैं इसका हिस्सा बनूं। तो अब वो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, साजिद तार साहब भी गाना गाने जा रही हैं, हमारे साथ हैं। एक बार फिर से साजिद साहब, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में हैंगे। खदशात तो बहुत से हैं और बहुत से लोगों को तवक्कुआत भी हैं, लेकिन जो एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, चाहे वो गैर मुल्की तारकीन वतन को लेकर मामला हो, उसी पे कंपेन सारी की गई, अपने इत्तेहादियों को अपने अंदर जम करने की बात हो, कनाडा को 51वीं स्टेट बनाने की बात, ग्रीनलैंड को अपने अंदर शामिल करने की बात, पनामा कैनाल को शामिल करने की बात, फिर बरतानिया की सियासत में अमल दखल होना। तो क्या जिस तरह से मार्क ज़करबर्ग ने, जेफ बेजोस ने हिमायत बदल ली है, सबके लिए यही एक ऑप्शन है, या फिर उनको अपनी आज़ादी से, अपनी मर्जी से फैसले करने का हक हासिल होगा डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद? आज देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 5 नवंबर, जिस दिन उन्होंने इलेक्शन जीता था, आज तक 20 जनवरी तक उन्होंने जितना चीजें सॉल्व की हैं, जितनी चीजें अचीव की हैं, जो बाइडेन 4 साल में नहीं कर सके। एक छोटी सी मिसाल थी गजा वार के हवाले से। 1 साल से सीज फायर की जो बाइडेन कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के सिर्फ एनवॉय टू द मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ, उन्होंने एक ट्रिप में जाकर इस चीज को सॉल्व किया है। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया के अंदर ट्रंप इफेक्ट है, दुनिया सारी के ऊपर एक ट्रंप इफेक्ट ऑलरेडी इज देयर। और दूसरा, देखें, जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त अमेरिका और दुनिया की जंगें, तीसरी वर्ल्ड वॉर और सारा कुछ देखा जाए तो 12 साल के मसाइल, आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे अमेरिका की 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी थी। और उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ 24 महीने के अंदर उसको सॉल्व करना है। उसके बाद कांग्रेस का इलेक्शन होगा। अगर उन्होंने 24 महीने में सॉल्व ना किया तो अपनी पावर लूज कर जाएंगे, मैंडेट लूज कर जाएंगे।
और अगर 4 साल में अपना वो सारा कुछ ये डिलीवर ना कर पाए तो उसके बाद जेडी वाइस और रिपब्लिकन पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं होगा। 12 साल ओबामा जो है, ओबामा तारिक साहब, पॉलिसी लेकिन साजिद तारिक साहब, हम अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयान हैं वो बड़े सख्त होते हैं, वो अल्फाज बड़े सख्त इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से जुनैद ने भी आपसे पूछा कि मुखालिफिन के लिए उनके जो तरीक़ाकार होगा उसमें नरमी होगी या फिर जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा उसके लिए वो सख्त एक्शन ले जाएंगे या उसके अगेंस्ट वो भी खड़े हो जाएंगे, तो जो ये वाला तरीक़ाकार है उनका क्या यही अपनाए रखेंगे या फिर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है जिस तरह से अभी तक ओवरऑल वो चल रहे हैं और बयान दे रहे हैं? और फिर दूसरा, कल आपकी मुलाकात भी हुई है जूनियर डोनाल्ड ट्रंप से, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, थोड़ी सी नरमी पहले ही देखी जा चुकी है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक वाले, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब का फेसबुक अकाउंट बंद किया था, लेकिन आज डोनाल्ड के इनाग्रेशन में इनवाइटी है, वो मारा लागो जाके डिनर कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप 1.0 और डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के अंदर काफी फर्क होगा। मेरी आज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर साहब से मुलाकात हुई, और यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने भरपूर अपने वाले साहब की मदद की है कैबिनेट के अंदर लोगों को पिक करने के लिए। आज जिन चीजों के ऊपर बेरिड उनके साथ बातें हुई हैं, एक तो उन्होंने हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, उनको उन्होंने बार बार कहा कि 2016 की गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, और उसके बाद जो आप बात कर रहे थे डिपोटेशन के हवाले से, इसको ए ह्यूमन स्मगलिंग है, और उसमें आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्पीच दी है कैपिटल वन अरीना के अंदर, उसके अंदर भी बार बार उन्होंने वेनेजुएला के गैंग्स जो कि इस वक्त कोलोराडो के अंदर बहुत सरगर्म है उनके बारे में, और कांगो के गैंग जो है उनके बारे में बात की। ये नेशनल सिक्योरिटी मैटर है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई भी सदर हो, अमेरिका के लोगों की जानें और हिफाजत और उनका माल, ये एक अच्छा, माइक जॉनसन से कैसी मुलाकात रही आपकी तार साहब, और क्या जो पिछली बार टीम थी उसी टीम के साथ इस बार भी उतरने जा रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, इस वक्त देखा जाए तो ज्यादातर जो टीम कैबिनेट है वो सारी यंग लोगों पर है, और सारे के सारे आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी हर कैबिनेट के मेंबर की खूबियां जो है वो बताई और जो उनका रिलेशनशिप बताया। देखा जाए, और बिलखसूस इस कैबिनेट के अंदर इस वक्त भारत का भी, इसमें भारतीय निजात लोगों का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। उसके अंदर विवेक रामास्वामी है, जेडी वाइस साहब की वाइफ उषा वो भारतीय हैं, उसके बाद तुलसी गैबट है वो उनका, और काश पटेल हैं, और उसके बाद हरमीत ढिल्लों हैं, ये सारे लोग हैं। लेकिन जो कैबिनेट का हिस्सा है। अच्छा तारिक साहब, आज की तैयारियों के हवाले से थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं इस बार? तो क्योंकि आउटडोर मौसम सर्द होने की वजह से नहीं किया जा रही तकरीब, और इंडोर की वजह से बहुत ही महदूद लोगों को पासेस जारी किए गए हैं, इन्वाइट्स दिए गए हैं, तो क्या इम्कानात हैं, कितने लोग मदऊ होंगे इसमें, और क्या आप भी जा रहे हैं इसमें? ओवरऑल तैयारियों के हवाले से भी हमें बताइएगा। देखिए, जब इन्होंने इस सारी तकरीब को इंडोर किया है, रोटंडा जो कि एक गुंबद है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 लोग आ पाएंगे। और जो मेरी इंफॉर्मेशन आज के हिसाब से है, क्योंकि जो पहले इनविटेशन है वो ऑलमोस्ट समझे कि वो वैलिड ही नहीं रही है, क्योंकि बड़ा लिमिटेड सा ग्रुप होगा वहां पे। जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे, सेनेटर होंगे, कांग्रेसमैन होंगे, वेरी लिमिटेड। मैं खुद तो किस तरह से मैनेज होगा तार साहब? ये तो एक बड़ी आजमाइश हो जाएगी, क्योंकि दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत का आना, अहम शख्सियात, कारोबारी शख्सियात उसमें शामिल हैं, और पाकिस्तान से भी बिलावल भुट्टो जा रहे हैं। एक तो ये कि बिलावल भुट्टो का जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मौजूदा वज़ीर ख़ारजा को मदऊ ना करना क्या सिग्नल है? और तकरीब के हवाले से आप भी बताइएगा, क्या आप भी शामिल होंगे उसमें? मैं कल इस तकरीब में शामिल नहीं होगा, लेकिन कल तीन बाल होंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जहां डिनर होंगे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब 3 बॉल्स के अंदर ही जाएंगे, और स्टेज पे अपना थोड़ी देर के लिए, मेरा 2016 का भी एक्सपीरियंस यही था, और थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आएंगे, लोगों से 15-20 मिनट का खिताब करेंगे। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने तकरीब कैंसिल की है या उसको रीलोकेट किया है, रोटंडा में हल्फ बर्दारी होगी। सुबह 9:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब सेंट जॉन चर्च में जाएंगे, व्हाइट हाउस के सामने।
फिर आके ब्रेकफास्ट करेंगे प्रेसिडेंट बाइडन के साथ। अच्छा। और फिर वो दोनों मिलकर इस अच्छा, एक तकरीब चीज में और आएंगे। भी अगर डॉक्टर सुपर साहब- पावर के मकीन की तब्दीली हो और सिर्फ 100 से 150 लोगों को मद्दू किया जा रहा है, ये समझते नहीं है कि कुछ मतलब जचती नहीं है बात कि जहां से इतने इतने बड़े लोगों ने वहां पर शिरकत करनी थी और वो अब नहीं कर पाएंगे। और ये भी बताएगा कि क्या ये ठंडा मौसम ही वजह आया है, आड़े आया है, या फिर सिक्योरिटी रीजंस हैं उनकी इंतखाबी कैंपेन के अंदर उनके ऊपर जो हमला हुआ, कहीं वो मामला तो नहीं है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो सर्दी एक फैक्टर मौसम था, दूसरा फैक्टर सिक्योरिटी का था। आपके देखने वालों को ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर वॉशिंगटन डीसी की पुलिस और कई एजेंसियां जो कि पिछले दौर के सारे माइंड सेट है, उन लोगों ने कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था। और सिक्योरिटी इशू भी था। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि तकरीब जो है वो इस तरह कर रहे हैं कि जो स्टेडियम आज था वहां से लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों के जरिए सारी चीज को देखेंगे। इसमें कैंसिल नहीं की उन्होंने रीलोकेट किया है बाहर के लोगों को स्टेडियम के अंदर लेके रोटंडा के अंदर और जो है वो बहुत छोटा शुक्रिया इवेंट है। साजिद तार साहब, और हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं हैं कि बेहतर साबित हो पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के अवाम के लिए। आज उनका हल्फ उठाना, उनका सदर बनना, दूसरी मुद्दत के लिए वो बनने जा रहे हैं और बड़े ही धड़ल्ले के साथ वो आ रहे हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे कि सितारों की चालें क्या कहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं अगले 4 सालों में व्हाइट हाउस में आने के बाद। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात कर रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि सुपर पावर के मकीन बदलने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप आज उनकी हलबर्दारी की तकरीब है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ओवरऑल सितारे किस तरह से काम करेंगे और क्या उनके सितारे गर्दिश में तो नहीं है? वो मेरे ख्याल में बाकियों के सितारे गर्दिश में करने के लिए आए हैं, लेकिन क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी साहब, जो कि हमें बताएंगे। आपको वेलकम कहेंगे दाऊद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि 1946 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और वो अमेरिका के 47वें सदर बनने जा रहे हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बिल्कुल, और ज़बरदस्त बात यह है कि मुकद्दर उनको रिपीट करवा रहा है। अच्छा जी। दूसरी दफ़ा सदर बनना और 1946 उनकी डेट ऑफ बर्थ और 46वां सदर जा रहा है और 47 यानी कि अमेरिका की तारीख एक किस्म की बदलने जा रही है। बिल्कुल अच्छा। ऐसे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ 14, 1 + 4 5 के अदद की एनर्जी मरकरी है, अतारद है, और 5 जो है वो आपको इल्म हिकमत के ऊपर लेकर जाए। बिल्कुल। अच्छा दाऊद भाई, अगर ऐसे ही लाइनें भी देख देख के हमें उनका बताते हाथ देख के, हाथों की लकीरें देख के अगर आप साथ साथ हमारे नाज़रीन को बता सकें तो बेहतर समझ में आएगा। बिल्कुल जी। और डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, ये जो जनाब, साइंस उन्होंने बना रखे हैं, मतलब ये इसमें भी कोई इंडिकेशन? बिल्कुल, ये साइन, ये देखें इनके हाथ की लाइन, ये है दिमाग की लाइन। दिमाग की लाइन के साथ ही मुकद्दर की लाइन मिल रही है और साथ ही ज़िंदगी की लाइन है। ऐसे लोग करते क्या हैं, इनकी ज़िंदगी में एक ही होता है कि आपने शदीद मेहनत करनी है और फिर अपना नाम बनाना है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप ज़िंदगी को देखेंगे तो उन्होंने अपने कैरियर में इंतहा की मेहनत की है और लाजमी नहीं कि वो अमेरिकन सदर हैं, मगर आप एज ए बिजनेसमैन देखेंगे कामयाब कारोबारी कि जिसके सैटर्न की उंगली, फिंगर बड़ी हो, उसको फेम तो मिलता ही है, फेम है, पैसा है, शोहरत है, बट यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन का एंड तक जाना, तो अपने मुल्क के लिए एक कुर्बानी देने का एक जज्बा भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात की, 1946 की बात की, तो 6 की जो एनर्जी है वो है आप लोगों के जो है फैमिली से रिलेटेड, कंट्री से मोहब्बत से रिलेटेड, अपने मामलात को बहुत जो है कर्ज के तरीके से लेकर जाएगा, जज्बे और हौसला। और 14 जो है 5 है मरकरी। अच्छा। मरकरी दलालत करता है यहाँ पे साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे। आप देखिएगा कि ट्रंप के आने से, अभी तो बात ये थी ना कि टिकटॉक शायद बैन हो गया है, मगर ये खुल जाएगा क्योंकि टिकटॉक के अलावा और भी नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आएगा ट्रंप। अच्छा, साइंस पे बात करेगा और यहाँ पे ये कि पूरी दुनिया में ट्रंप जो है वो अमेरिका को और ज़्यादा प्रेजेंट करवाएगा। अच्छा, अमेरिका पहले ही सुपर पावर है, इससे और ज़्यादा क्या पावर? अच्छा, वहाँ पे बात और ज़्यादा ये है कि जब हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को मुफरत में लेते हैं तो 4 के अदद की एनर्जी है। 4 जो है
वो एक बहस, तकरार और अदल और इंसाफ की बात करेगा। 4 की आदत की एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे लिब्रा रूल करता है, तो लिब्रा जो है, लिब्रा की एनर्जी इंसाफ की होगी। यहाँ पे कई मुल्कों के साथ थोड़ी सी जो है वो टेंशन भी क्रिएट होगी, ये नहीं कि टेंशन नहीं होगी, टेंशन भी क्रिएट होगी। तो यहाँ के अगर बात करें इनके हाथ की लाइनें की, तो हाथ की लाइनों में इनकी तमाम लाइनों के उभार मौजूद हैं, जिसे कहते हैं राजयोग। राजयोग जो है वो ट्रंप के हाथ में मौजूद है, क्योंकि वीनस का उभार, जुपिटर का उभार और सैटर्न का उभार और मरकरी का उभार ट्रंप के हाथ में मौजूद है। क्योंकि अगर आपके हाथ में राजयोग मौजूद हो तो फिर आप बहुत बड़ा करने जा रहे होते हैं। तो इसीलिए ट्रंप को दूसरी मरतबा मौका मिल रहा है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इनके हाथ की लाइनों की बात करूँ तो शायद ये अपना इक़्तिदार पूरा करें और बड़े बड़े फैसले होंगे। अच्छा, अमेरिका का नक्शा भी क्या बदलने जा रहा है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड को अपने अंदर शामिल करने की, कनाडा को शामिल करने हो सकता है अगर ममालिक को, मैक्सिको को थ्रेट्स हैं, तो क्या ऐसा भी होगा? देखें, इनके हाथ को अगर मैं देखूं, यहाँ वीनस के उभार को देखूं, तो ये कुछ खास करेगा। ट्रंप कुछ खास करेगा अमेरिका के लिए, क्योंकि हाथ की साख की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, ये हाथ, ये ट्रंप बेसिकली है ही बिजनेस माइंडेड, प्लस मरकरी रूल कर रहा है, अतारद, इल्म, हिकमत और शोहरत। तो ये बिजनेस को ऑल ओवर द कंट्रीज, अब एक बंदा जो बिजनेस माइंडेड होगा वो लड़ाई और फाइटिंग की बजाय तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि आपके मुल्क में बिजनेस लाएगा, डॉलर को मुस्तहकम करेगा। अच्छा, और शायद भाई एक तरफ आप कहते हैं कि वो अमन की बात करेगा, वो लड़ाई झगड़े को खत्म करवाएगा, दूसरी तरफ वो दूसरे ममालिक को जिस तरह से वो देख रहे हैं और जिस तरह से अपने अंदर जम करने की बात कर रहे हैं, नक्शा बदलने की जो बात हो रही है, वो तो जाहिर है अमन की बात नहीं हो रही है। आप याद रखिएगा कि जंग अगर होती है तो जंग में भी माले गनीमत हासिल होता है। हमारे मुसलमान जब इक़्तिदार शुरू में थे तो जंगों से ही कहीं के कहीं पहुंच गए, मगर जंग भी बगैर अकल से नहीं लड़ी जाती, अकल और हिकमत के बगैर जंगें नहीं होती। और ये भी तो हो सकता है कि नेगोशिएशन से ही वो उनको जम कर लें, यही बात जो बातचीत से ही वो कायल कर लें, यही बात, क्योंकि उनके जो अदद की एनर्जी है वो 5 है, मरकरी है, बात है, इल्म है, हिकमत है। जब इल्म और हिकमत हो, जब अकल हो, तो फिर जो लोग होते हैं अकल के फैसले करते हैं। तो ट्रंप यहाँ पे देखें, माइंड का जो है ख़ते उभार एंड तक जाना, उनकी माइंड पावर को ज़ाहिर करता है, उनके हिम्मत को ज़ाहिर करता है, उनके हौसले को ज़ाहिर करता है। और जुपिटर का उभार बहुत वाज़े है, और यहाँ पे जो जुपिटर के उभार के ऊपर जो तकोन होती है वो आपके लंबे इक़्तिदार को भी ज़ाहिर करती है। तो मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि 5 साल के अरसे के बाद भी ट्रंप जो है वो अमेरिकन की सियासत में रहेंगे और बड़ा किरदार अदा करते रहेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुतल्लिका, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी ये कोई इक़दामात करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी एंड वाली फिंगर का बाहर जाना, आउट होना, आप एक हट के किरदार अदा करते हैं। तो ट्रंप एक बड़ा हट के किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। तो देखें आप हाथ की लाइनों में आपकी सबसे छोटी फिंगर, से वो इशारा करते हैं अपने हाथ को, जिस तरह से वो लहराते हैं, जिस बंदे के हाथ की ये वाली फिंगर हट के होती है तो वो बंदा एक हट के किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे आप देखें उनके हाथ की लाइनों में 3rd फिंगर बिल्कुल बाकी तीनों फिंगर से हट के है। प्लस ये कि 2nd फिंगर जो है वो बड़ी है, ये 2nd फिंगर जो है वो सैटर्न है, ज़ोहल है, फेम है, पैसा है। तो अमेरिका का अगर सदर अच्छी काबिलियत सलाहियत का मालिक होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही, बल्कि पाकिस्तान के साथ शायद ट्रंप का कोई दिली लगाव भी हो, ये भी आपको आने वाले वक्त में। अच्छा, बानी पीटीआई को बाहर लाएंगे? देखें, बानी पीटीआई के लिए तो मैं बाद में बात करूंगा, मगर यह है कि ये इसके बयान जल्द आ जाएंगे पाकिस्तान के हवाले से। और ये बयान जो है मई और जून में आप देखिएगा कि अमेरिका काफी पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सियासत में इन्वॉल्व होता हुआ बुर्जोजा अपना असर और सुख दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल दिखाएगा। बुर्जोजा की एनर्जी है, और बुर्जोजा जो है वो अतारद और मरकरी के ऊपर दलालत करता है। क्योंकि मैं तमाम फैक्टर को साथ लेकर चल रहा हूँ, तो अगर डेट ऑफ बर्थ 14/6/1946 को हम मुफरत करें तो 4 और सैटर्न हाथ की उंगली में एनर्जी दे रहा है, 6 की एनर्जी
अमेरिका को ऑलरेडी अगर हम देखें तो अमेरिका का 6 का अदद है, वो पावर का अदद है। अमेरिका की एनर्जी पूरी डोनाल्ड ट्रंप फेस करता हुआ नजर आता है। और यहाँ बताइएगा दाऊद भाई कि क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने लाइफ के पावर के पीक पे हैं और कब तक ये पीक दिखाई देगा? देखिए ये पीक अभी कब शुरू होगा? पीक चलती जा रही है। और कब तक कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? ये देखें, इनके हाथ की अगर लाइनें देखें तो यहाँ पे इनकी सेहत के इफेक्ट हो सकते हैं। वो कब क्योंकि यहाँ पे जो इनके हाथ की लाइफ लाइन है वो कटी हुई है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लाइफ लाइन यहाँ पे स्पेस है, कटी हुई है, तो यहाँ पे उनकी सेहत के इशू हो सकते हैं। तो क्या दूसरा या उनके ऊपर कोई ऐसा हमला जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, हो चुका है एक हमला, तो इस तरह का और हमला भी हो सकता है और वो भी उनके कंट्री से ही होगा। दाऊद भाई, क्या अगला इक़्तिदार भी ट्रंप साहब ही लेंगे? देखिए ये वाला इक़्तिदार जो ट्रंप का है ये तो बहुत मजबूत नजर आता है मुझे, बहुत जबरदस्त नजर आता है और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ अमेरिका बल्कि और कंट्रीज के ऊपर भी मुझे नजर आ रहा है। अगला अगर हम दौरे इक़्तिदार देखें तो यहाँ पे हाथ की लाइनें इस बात का इशारा, क्योंकि ये लंबी उम्र की तरफ इशारा है। या जिन लोगों की जिंदगी की लाइन जो है वो वीनस के एंड तक जाती है और 3 कंगन मार रहे हैं इनके हाथ पे, तो वो लोग 85-90 के अरसे तक जो है वो ज़िंदगी पाते हैं। क्योंकि अगर लाइफ लाइन टूटी है तो साथ ही इसको सपोर्ट भी है, लाइफ लाइन आगे दोबारा शुरू हो रही है। और यहाँ पे इनके अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इनका जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो ये हर हद तक डीलिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो आखिर तक जाते हैं और पूरा देखते हैं। और एक अच्छे लीडर की ये निशानी होती है कि वो तशद्दुद पसंद नहीं होता, बल्कि वो डीलिंग के ज़रिए और अपनी बातचीत के ज़रिए, सियासत नाम ही इसी का है कि गुफ्तो शनी से मसाइल का हल करना। तो यहाँ पे इनका थंब फ्लेक्सिबल है। तो इनकी ये एनर्जी ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि तमाम तशरीफ रखें। और थोड़ा सा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप आज नए मकीन बनने जा रहे हैं वाइट हाउस के, और इससे पहले कि वो अपना ओहदा संभालते, जो एक पॉजिटिव चीज़ हुई है बहसते मुसलमान हमारे लिए, वो गज़ा की जंगबंदी है। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मेरे आने से पहले इस मसले को सेटल डाउन कर लेना है, तो ये एक खुशाइंद इकदाम है, एक अच्छा आगाज़ हुआ है। और जिस तरह से अभी तक हम देख रहे थे कि पिछले काफ़ी सालों से जंग शुरू हुई हुई थी और फिर गज़ा के अंदर ही नहीं, बहुत सारे दीगर हितों के अंदर भी जंग जो है वो शुरू हुई हुई थी। अब उसका आगाज़ हो चुका है, जंगबंदी की तरफ आ रहे हैं और एक अमन का पैगाम जो डोनाल्ड ट्रंप ने आने से पहले ही दे दिया है। अल्लाह करे कि ये जो अमन है ये पूरी दुनिया पर कायम रहे। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से ओवरऑल हम सिनेरियो को देखते हैं और ओवरऑल हम इसकी बात करते हैं कि वो दूसरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया के लिए अच्छा साबित होगा। एक तो अमेरिका के लिए है कि सुपर पावर है, अमेरिका का सदर है, तो उसने अपने मुल्क के लिए तो बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकेगा उसने करना है। तो ओवरऑल दुनिया के ऊपर किस तरह का आप इम्पैक्ट देखते हैं बाकी ममालिक के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी दूसरे ममालिक के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं हुई हैं। तो इस बार क्या नया करने जा रहे हैं? यहाँ पे मुझे इनके मैं स्टार्स की पोजीशन देखूं, जमनाए की पोजीशन देखूं, तो जमनाए को आगे वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगी। जमनाए वाले जो है वैसे स्टार्स जो है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। तो ये खुद जमनाए, अतारत, मरकरी, आने वाला दौर जो है वो मरकरी का है, टेक्नोलॉजी का दौर है। और जो लोग मरकरी की एनर्जी रखते हैं वो तरक्की करेंगे, पैसा कमाएंगे और हालात और दुनिया को रूल भी करेंगे। तो याद रखिएगा, अब जो दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, हर बात जो है यहाँ की 1 सेकंड में पूरी दुनिया के कोने में बात फैल जाती है। तो इनके एक जो जुनैद ने सवाल आपसे किया था कि क्या बानी पीटीआई भी, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी इनका असर और रुख नजर आएगा, तो क्या बानी पीटीआई भी बाहर आते हुए नजर आएगा? इम्पैक्ट तो होगा, इम्पैक्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। शायद आगे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसी तरफ ही जाएंगे, बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का होना, कि उन रवैयों को नरम करना। और जब ट्रंप का कोई बयान आ जाए तो ऐसे हालात ना सामने आए कि ऐसे लगे कि जैसे यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है या किसी अदारे का रोल है। तो ये चीज़ क्रिएट की जा रही है, उसका हिस्सा और उसके असरात हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे। और डोनाल्ड ट्रंप फाइनली आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद जो तब्दीलियाँ होंगी उस पर हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी जो पाकिस्तान से डंकी लगा के बैरून मुल्क जाने की कोशिश में अपनी जानें गंवा बैठते हैं। 44 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि इसमें जाँ बहक हो चुके हैं और 21 की फहरिस्त जारी हुई है जो कि बच गए हैं इस हादसे। बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
अजीम वेलकम बैक। बात होगी डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाने वाले लोगों की, जिनको कानूनी और शरई लिहाज से अब जायज़ नहीं करार दिया जा रहा। दारुल अफ्ताह जामिया नईमिया ने ये फतवा जारी किया है और उनके मुताबिक दारुल अफ्ताह के जानिब से जारी फतवे में ये कहा गया है कि डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाना कानूनी और शरई लिहाज से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल जी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद जो हैं वो कानूनी तरीके और महफूज रास्ते इख्तियार करें ताकि आपकी जानें भी बच जाएँ। और फतवे में मजीद ये भी कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर पैसे लेना एजेंट हजरात के लिए भी जायज़ नहीं है। हुकूमत इंसानी जो स्मगलिंग के लोग हैं, स्मगलर्स हैं, उनको पकड़े, उनके लिए कार्रवाइयाँ करे ताकि जानी नुकसान जो हो रहा है उसको कम से कम बात है ना कि कम से कम रोका जा सके। जिनको पता होगा कि वो डंकी लगा के जा रहे हैं वो तो इसके लिए कसूरवार होंगे, लेकिन जिनको अंधेरे में रखा गया है, जिनको ये बताया गया कि आप लीगल तरीके से जा रहे हैं, उनके साथ तो धोखा है। फिर बिल्कुल ऐसी और इतनी भारी अमाउंट जुनैद और उनसे भारी अमाउंट भी ली जा रही है, उनकी जानों को मौत के मुंह भी झोंका जा रहा है उसमें। और जो भी ये कारोबार कर रहे हैं वो भी जायज़ तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं इस तरह से गैर कानूनी तौर पर वो भी जायज़ नहीं है, वो भी शरई तौर पर कानूनी तौर पर नाजायज़ है। तो इस तरह से ना जाएं आप। भट्टी साहब, तारिक भट्टी साहब सहाफ़ी हैं स्पेन से, उनसे बात करते हैं, मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। वेलकम कहेंगे आपको तारिक भट्टी साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितने पाकिस्तानी अब भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि बच चुके, और उनके खिलाफ क्या डिपोर्ट उनको किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? थैंक यू वेरी मच। अभी तक जिस तरह के आपको पता है कि जो कश्ती में हादसा हुआ है इसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी शामिल थे, 44 के करीब, और 15-16 के करीब जो है वो उनकी डेड बॉडीज वहाँ पे अल हसन में मौजूद हैं। और वहाँ पे जो मराकश में हमारी एम्बेसी है वो वहाँ पे उनके साथ कनेक्टेड है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई चीज़ें वाज़ेह नज़र नहीं आ रही कि वहाँ पे कितने लोग अभी मौजूद हैं, कितने लोग जिंदा बच चुके हैं। अभी डेड बॉडीज की भी तलाश जो है वो जारी है। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये जो लोग बच जाने वाले हैं या उनके लवाहिकीन हैं, घर वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये इलीगल तरीके से लेकर जाते हैं हमारे बच्चों को, और इतनी भारी अमाउंट्स दी जाती हैं, कहीं पर 60 लाख दिया जा रहा है, कहीं पर 30 लाख रुपया दिया जा रहा है। इतनी भारी अमाउंट दिए जाने के बाद ये गैर कानूनी तौर पर किस तरीके से लेकर जाते हैं, और क्या पाकिस्तान से भी गैर कानूनी तरीके से वहाँ पहुँचते हैं या लीगली वहाँ पर पहुँचते हैं? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तो ये है कि ये जितना एजेंट माफिया है ये आप ये सबसे पहले इंसान के जो ज़हन है उसके साथ खेलते हैं। जब लोग इन एजेंटों के पास जाते हैं तो उनको बताते हैं यार ये तो मसला ही कोई नहीं है, आपने यहाँ से आपको मैंने बलूचिस्तान लेके जाना है, वहां से आपको दुबई, और वहां से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये 3 रूट पहले इस्तेमाल, अब तीसरा जो नया रूट उन्होंने इख्तियार किया वो बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले तो ये बलूचिस्तान, ईरान, तुर्की, यूनान के रास्ते से वो ले जाते थे, यूनान यानी तुर्की और ईरान के। उसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, पहले दुबई हवाई जरिए से ये दुबई लेके जाते थे, दुबई से मिस्र, लीबिया और बेनगाजी और तबरक के जरिए ये फिर वो इटली ले जाते। अब वहां पे उन्होंने इटली वालों ने और यूनान वालों ने जब वहां पे काफी सिक्योरिटी लगा दिया, अब इन्होंने तीसरा रास्ता जो इस्तेमाल किया है वो यहाँ से दुबई, सऊदी अरेबिया या के जरिए इथोपिया और मोरितानिया से फिर आगे स्पेन ले जाने की ये कोशिश करते हैं, और ये इंतहाई डेंजरस है। अच्छा ये बताइए तारिक के मराकश की गवर्नमेंट क्या कर रही है? यकीनी तौर पे मकामी फैसिलिटेटर्स वहाँ पे होंगे, वहाँ पे भी इंसानी स्मगलर्स ऑपरेट कर रहे होंगे, इनको लीड कौन कर रहा है इस तमाम रैकेट को, और क्या कोई संजीदा एफर्ट वहाँ पर हो रही है कि इस सिलसिले को रोका जा सके? जी, ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री है जी वो ये नहीं चाहता कि वहां से कोई इलीगल तरीके से किसी भी दुनिया के कंट्रीज के लोग वहाँ यूरोप में शामिल हों या वहाँ पे पहुंचे। सब कंट्रीज जो है वो यही चाहते हैं कि इनको रोका जा सके। बेसिकली जिम्मेदारी सर यहाँ पे पाकिस्तानी की है, पाकिस्तान की हुकूमत की है। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरीके से इस तरह के इकदाम करे कि यहाँ से लीगल तरीके से लोगों को ना ले जाया जा सके। यहाँ जो एजेंट माफिया है जी ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जब पाकिस्तान से ईरान जाते हैं तो वहां पे और डंकर होते हैं, वो ईरान से जब तुर्की लेके जाते हैं सपोज करें वहां पे और डंकर होते हैं, यूनान में और होते हैं, इटली में और होते हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। अच्छा तारिक, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन क्या डेस्टिनेशन स्पेन, फ्रांस या इटली ही रखी जाती है, वहीं तक इनको पहुंचाना मकसूद होता है, या फिर ये रास्ते में रुककर भी कहीं पर अपना कारोबार या नौकरी शुरू कर सकते हैं? ये तरीक़ाकार इंसानी जानों के साथ खेलने का कि समंदरी रास्ते से उन्हें इन जगहों तक पहुंचाया जाना ही मकसूद होता है, या रास्ते में भी रुक सकते हैं?
कुछ रास्ते में भी रोकते हैं। अब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ ऐसे कि जो अभी तक दुबई में मौजूद हैं, जो कुछ ईरान में मौजूद हैं, कुछ लोग जो है वो आगे जाके यूनान में फंस जाते हैं। लेकिन इनकी जो मेन टारगेट होता है वो होता है स्पेन जाना या इटली जाना, क्योंकि स्पेन में आप 2 साल इलीगल रहने के बाद वहां पे आप अपना लीगल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रैक्ट आपको परचेज करना होता है या लेना होता है, लोग वहां पे बेचते हैं, सॉरी टू से परचेज, लेकिन रियलिटी है जो मुंह से निकल जाती है। कंट्रैक्ट लेके आप 2 साल के बाद वो आप लीगल अपने स्टेटस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में जब जैसे जैसे डंकर आगे से आप एक दूसरे को ये बेचते हैं लोगों को, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से जब ईरान जाते हैं वहां बेच देते हैं, वहां से जब अगले कंट्री जाते हैं तो वहां पे बेचते थे, ये कनेक्टेड होते हैं। लेकिन सबसे जो आम बात आपने की है कि पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि जो यहाँ का एजेंट माफिया है उसको किसी तरीके से यकीनी तौर पे रोका जा सके। ये जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है कि यहाँ पे फिल्टर्ड तरीके से लोगों को बैरून मुल्क जाने दिया जाए ताकि और ये सर बहुत सिलसिला रोका जा सारे सके। लीगल वेज हैं अच्छा करने के अच्छा, लिए। ये बताएगा बहुत कि सारे legal ways। हुकूमत पाकिस्तान अब क्या कर रही है, क्योंकि 21 तो वो लोग हैं जो कि इस हादसे में बच गए, जो कि जाना चाहते थे। इनकी वापसी के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, और क्या वहाँ पे जो गैर मुल्की एजेंट्स पाकिस्तान के ऑपरेट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भी कोई कोशिश की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? जी, मेरी जब कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वजीर साहब से बात हुई थी इस हवाले से, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि लोगों तक पहुंचा जा सके। और मगर बात यह है कि ये जो लोग हैं ये बहुत बड़ा माफिया है सर, और ये पूरी दुनिया में अपडेट होता है, और इसको पकड़ना और रोकना नामुमकिन है। लेकिन आपको इकदाम तो किए जा सकते हैं, आपको मिनिमाइज, जिस तरह कहते हैं ना जुराइम को रोका नहीं जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। इसको मिनिमाइज करने की कोशिश तो की जा सकती है। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा क्योंकि आपने कहा कि लाशें जो निकाली गई हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई अभी तक इकदाम सामने आए हैं कि उन्हें कब तक वापस भिजवाया जाएगा? क्योंकि जाहिर है जो लाशें हैं उनके लवाहिकीन भी इस वक्त मुंतज़िर होंगे कि उनके बच्चों को या उनकी फैमिलीज तक पहुँचा दिया जाए, उनके लवाहिकीन तक पहुँचा दिया जाए। तो क्या कोशिशें और काविशें इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से हो रही हैं? ऑफकोर्स गवर्नमेंट की जानब से जो वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो पूरी तरह कोशिश कर रही होगी कि इनको जल्द अज जल्द, लेकिन ये आसान तरीका नहीं है जी, वो आसान प्रोसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेन की बात करें, वहां पे अगर कोई पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है तो वहां से पाकिस्तानी जो लीगल रह रहा है उसको पाकिस्तान भेजने के लिए स्पेन से तक कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। जो आप वहां पे जो लीगल आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो मामला है, वहां पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा वहां ठीक पे है। तंजीमात होती हैं, वहां पे टिकट बाय करना होता है, फिर ये फ्लाइट्स का मामला होता है, वहां से 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है, कुछ वाकयात में 3-4 दिन भी लगते हैं। तो ये तो मामला टोटली डिफरेंट है, ये तो इलीगल वे से लोग जाते हैं, तो वहां से क्लैरिफिकेशन भी चाहती हैं और उसको क्लियरेंस करवाना भी होता है, तो काफी टाइम लग सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स वहां पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उनसे जब बात हुई थी, मैडम जो वहां पे कायम मकाम है, तो सफीर हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तानियों की जो डेड बॉडीज है वहां तक पहुंचा जाए, ठीक उनको है। उनके लवाहिक तारिक, इस पहुंचाया हवाले जाए। से क्योंकि वहाँ पर बताएगा, वहाँ की गवर्नमेंट ने, जैसा हमने पहले भी पूछा, कि कोई क्रैकडाउन शुरू किया है इन एजेंटों के खिलाफ जो कि गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, या जो, क्योंकि अभी 2-3 वाक़े तो हमारे सामने हुए हैं जो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। तो वहाँ की स्पेन गवर्नमेंट, मराकश गवर्नमेंट कोई कुछ इस हवाले से इकदाम करी, कोई क्रैकडाउन शुरू किया गया, फौरी जो इकदाम हो? जी ऑफ कोर्स जो स्पेन गवर्नमेंट है वो भी इसमें पूरी तरह तगदो में है कि किस तरह इसको रोका जा सके। ज्यादा यही होता है कि वो बॉर्डर्स को अपने वहां पे सिक्योरिटी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पहले जो रास्ता था बलूचिस्तान, ईरान, तुर्की, यूनान का, उसको क्यों बंद किया डंकर्स ने? इसलिए बंद किया कि वहां पे सिक्योरिटी जो है ज्यादा से तैनात की है। इसी तरह अब जो तीसरा रास्ता है वहां पे भी अब स्पेन गवर्नमेंट और मोरतानिया की जो गवर्नमेंट है उनकी यही कोशिश है कि सिक्योरिटी को ज्यादा जो है वो वहां पे सिक्योर किया जाए, ताकि ये लोग किसी न किसी तरीके से समुद्र जाने से पहले ही इनको रोका जा सके। ठीक क्योंकि है। वहां पे जो समुद्र है, ये जो रास्ता इख्तियार करते हैं, ये इंतहाई खतरनाक है। वहां पे बड़ा इंतहाई गहरा खतरनाक है और बड़ा इसके ऊपर यकीनी तौर पर इस वक्त इकदाम बहुत ज़रूरी हैं। वो चाहे स्पेन गवर्नमेंट हो, मराकश गवर्नमेंट हो, इटली की गवर्नमेंट हो या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंटों को रोकना, इनकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक भट्टी सहाफ़ी स्पेन से मौजूद थे। और जिस तरह से जुनेद हम देखते हैं कि ये अलमिया हमारे मुल्क में भी जन्म ले चुका है कि हमारे
हमारे मुल्क में एक ही कोशिश है कि पाकिस्तान छोड़कर किसी तरीके से भी हम दूसरे ममालिक में मुतल्लिका चले जाएं। इदारों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा ताकि इंसानी जानों से खेलने का जो ये सिलसिला है इसका मुकम्मल और मौसर इलाज किया जा सके, इसका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और एक खुशाइंद इक़दाम जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि गज़ा में जंगबंदी का आगाज़ हो चुका है और मज़ाहमतकारों ने जब गलियों में गश्त किया है तो अवाम ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और लगभग 15 माह से जारी जो इसराइली जारियत थी, बर्बरियत थी, इसका खात्मा हो पाया। बिल्कुल जी, जंगबंदी का आगाज़ हो गया है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने गज़ा की सड़कों पर गश्त किया जहां शहरियों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई गई हैं कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने किस तरह से गज़ा के इलाकों में दीर अल बला है, खान यूनिस है कि सड़कों पर गश्त किया है और इस मौके पर शहरियों ने भी खूब नारे लगाकर, हाथ हिलाकर फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को वेलकम किया है। तो ये कई घंटे की ताख़ीर के बाद आखिर जंगबंदी का आगाज़ हुआ है जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 11 बजे सुबह 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन 3 से 4 घंटे ताख़ीर हुई। इस दौरान एक और हमला हुआ, उसमें भी 19 कीमती जानें गईं, 19 फ़लस्तीनियों को उस हमले में भी शहीद किया गया। लेकिन फाइनली ये मुआहिदा हो चुका है, अमन हो चुका है, लेकिन जो तबाहाली है 90% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लगभग वो कहते हैं कि अगर सिर्फ मलबा उठाया जाए तो उसमें 14 साल लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी तबाही हुई। लेकिन अब गलियां खोल दी गई हैं। फ़लस्तीनी महकमा हुकाम ने ये कहा है कि हमारे तकरीबन 47,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जिसमें ख़वातीन और बच्चे हैं और 899 जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हैं और कुछ लापता भी हैं जिनका अभी पता लगाया जाना है। तो बिलाखिर एक खुशाइंद इक़दाम है। हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं फ़लस्तीनियों को और दुआ करते हैं कि उनके लिए आने वाला जो वक्त है वो अच्छा सा, और ये भी दुआ करते हैं कि ये नताइज और ये जो सीज़ फायर है ये देर पा हो, पुरअमन आगे इसको बनाने के लिए अपना किरदार तमाम स्टेक होल्डर्स को अदा करना चाहिए और फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत मान लेना ही इसका मुस्तकिल हल हो सकता है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि निज़ाम शमसी के 6 सियारे एक कतार में आने को तैयार हैं। सियारों को देखने के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए एक नायाब और मुनफरिद खलाई नज़ारा मुंतज़र है जी उनका। जी हाँ, खूबसूरत नज़ारा है। निज़ाम शमसी के 6 सियारे एक कतार में आने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज ज़ोहरा से मरीख, मुश्तरी, ज़हल, नेपचून और यूरेनस एक कतार में होंगे जिनका मुशाहिदा रात में किया जाएगा और प्लैनेटरी अलॉटमेंट या अलाइनमेंट या फिर प्लैनेटरी परेड कहा जाने वाला इस नज़ारा में ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल बग़ैर टेलीस्कोप जबकि नेपचून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। बिल्कुल जी, माहिरीन के मुताबिक मुतअद्दिद सियारों को एक ही कतार में देखना हमेशा एक ख़ुसूसी नज़ारा होता है। तो जैसे ही आज की तारीख तब्दील होगी, आप तारीख तब्दील होने के साथ ही ये नज़ारा देख सकते हैं टेलीस्कोप के साथ भी, और कहीं से ये नज़ारा वैसे भी डायरेक्ट भी आपको देखा जाएगा, देख सकेंगे आप। और हम बात कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सितारे हैं वो बदल रहे हैं, तो उनके बदलाव के साथ साथ ओवरऑल दुनिया बदल रही है, बड़ा होने वाला है। बिल्कुल इन सितारों का एक कतार में आ जाना, 6 सितारों का, ये भी बजाते खुद एक इंडिकेशन है कि दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और इन सितारों का एक साथ आना ये भी खूबसूरत नज़ारा होगा और फिर इसकी वजह से जो असरात पूरी दुनिया पर नजर आएंगे वो भी अल्लाह ताला करे कि बड़े खुशाइंद साबित हों और बड़े अच्छे नज़ारे रहें। पूरी दुनिया के लिए ये सियारों का या सितारों का जो गर्दिश करना है वो अच्छा साबित हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होगी खेल पर। पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम टू शो। आपको बताएंगे समंदर की गहराई में फोटोशूट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। पानी के अंदर एक मुनफरिद अंदाज में ये फोटोशूट किया गया है। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर ने जो है जिनका नाम है स्टीवन, और इन्होंने ये मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, और मॉडल थे कियारा और एंड्रोस्की जिनके साहिली इलाके में, फ्लोरिडा का इलाका है जहाँ पे 163.38 फुट गहराई में फ़ोटोशूट किया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाई लेकिन साथ में खूबसूरत और मुनफरिद भी आई है फ़ोटोशूट, जिसमें यकीनी तौर पे बड़ा ही मुश्किल होगा, बड़ा ही टाइम टेकिंग होगा क्योंकि इसके अंदर ड्रोन कैमराज इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर फोटोग्राफर की तरफ से भी काफ़ी यकीनी तौर पे माहिराना सलाहियतों का इजहार किया गया है
और जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं दोनों मेल और फीमेल भी उनकी तरफ से भी यकीनी तौर पे काफ़ी जद्दोजहद के बाद मंजर देखने को मिल रहा है। इससे पहले 2021 में इन्होंने ज़ेर-ए-आब 21 फीट गहराई में मॉडल का फोटोशूट का रिकॉर्ड कायम किया था और अब ये कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर ने नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। उन्होंने तकनीकी तरबियत हासिल की थी जबकि दीगर पहलुओं पर भी महारत हासिल कर चुके थे। सोशल मीडिया पर बड़ी पजीराई इनको मिल रही है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसके देखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए कुछ मुल्तान टेस्ट की जिसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दे दी है और लगभग 20 साल पुराना जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान ने वो भी अपने नाम किया है जी। और साजिद खान का जो स्टाइल है वो भी बड़ा वायरल हो चुका है, जिस अंदाज में वो आउट करते हैं और उसके ऊपर फिर पूरी टीम ने भी उनको फॉलो किया। और 251 रन का हदफ का ताकुब था जिसमें मेहमान टीम तकरीबन 123 रन बनाकर ढेर हो गई है। तो ये जो स्पिनर्स का जादू था वो तो चला ही चला, उसके साथ हमारी अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है ओवरऑल। इसके ऊपर एक पैकेज तैयार किया गया, पहले वो देखते हैं फिर बात करते हैं। पारा भी दिखाएंगे हम, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से ना सिर्फ तारीफ की गई है पाकिस्तानी टीम की और पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई है। उन्होंने कहा कि जी ज़बरदस्त मैच आपने खेला और तारीफ़ों का सिलसिला जो है पूरी मुल्क की तरफ से, शायकीन की तरफ से तो है ही, वज़ीर आज़म ने भी इसमें ट्रिब्यूट पेश किया है। मोहसिन नकवी की भी तारीफ़ की उन्होंने। बिल्कुल जी, और जिस तरह से टीम हमारी खेली है उस तरह से तारीफ़ ही बनती है। हम सब की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान टीम को और तमाम शायकीन क्रिकेट को। और जो साजिद खान का स्टाइल था वो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो गया है। टीम ने भी साजिद खान के स्टाइल को कॉपी कर लिया है, तो आइए पहले वो स्टाइल देखते हैं। ये ट्रिब्यूट पेश किया है, रिजवान और बाबर दाएं बाएं खड़े हुए थे और डगमगा रहे थे रिजवान से, वो हो नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त स्टाइल है और जब इस तरह की परफॉर्मेंस हो तो फिर स्टाइल कोई भी हो वो पसंद किया जाता है। बात कर लेते हैं हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमाद भाई वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में, क्या कहेंगे ज़बरदस्त आगाज़ पे 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा, 127 रन से शिकस्त भी दी और तारीफों के पुल तो बांधे ही जा रहे हैं। थैंक यू जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। एज एक्सपेक्टेड हमें पता है वेस्ट इंडीज स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। वे बैक अगर अब 2006 में चले जाएं तब भी हमने देखा दिनेश कनेरिया ने बहुत आउट किए थे और पाकिस्तान वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी 2-0 से जीत। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि क्रिकेट का मेयार जो है ना, बैटिंग का मेयार वो बहुत कम हो गया। यही बेहतर स्पिनर्स भी पहले बॉल करते रहे। अब्दुल कादिर की बात कर ले, इकबाल कासिम की, तौसीफ की, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, मतलब आप यू नेम इट, यासिर शाह, और इतने इससे कहीं ज्यादा बॉल टर्न होती थी लेकिन हमें बड़े रन बनते हुए नजर आए। लेकिन T20 के आने के बाद आपको नजर आया कि एक टीम पहली इनिंग में अराउंड 137, दूसरी में 123, तो कोई मुकाबला नहीं नजर आया। इवन पाकिस्तान प्लेइंग एट होम 250 करके आउट हो गया, 157 करके आउट हो गया। यही हमाद भाई मैं बात करती जुनैद से भी कि कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं जड़ा हमारे खिलाड़ियों ने। हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं रही है जितनी हमारे बॉलर्स की रही है। और अगर हम इन्हिसार इसी तरह से बॉलर्स पर ही करते रहेंगे, हमारे बल्लेबाज नहीं जम के खेलेंगे, तो फिर तो जिस तरह से स्कोर ये चल रहा था, जितना महदूद स्कोर उन्होंने किया, इसको चेज करना तो बड़ा आसान था। और वेस्ट इंडीज टीम चलें ठीक है, हमारे बॉलर्स की वजह से वो खेल नहीं पाई है, तो क्या हमारा इन्हिसार इसी तरह से रहना चाहिए सिर्फ बॉलर्स पर? देखिए फिलहाल तो ये है कि अगर आप फास्ट पिचेस बना के आपके फास्ट बॉलर्स जो है वो मैच नहीं जिता रहे, कम से कम होम सीरीज आप जरूर बनाए, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई इसमें एतराज भी नहीं होगा। लेकिन हमें साथ साथ टीम डेवलप करनी पड़ेगी। हमें अपने प्लेयर्स को तमाम कंडीशन के हिसाब से, ये नहीं कि अपने होम कंडीशन में आप खेल रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को एक ही दफा बैटिंग करनी चाहिए थी, इस पिच पे 400 रन 450 रन बनते और 2 दफा उनको आउट करते, फिर तो मुझे बड़ी खुशी होती। अभी यहाँ पे अगर आप शकील की 141 रन की फर्स्ट इनिंग की पार्टनरशिप निकाल दें तो आपको इवन टू इवन मैच नजर आ रहा है। आप उनका बॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेस्ट इंडियन बॉलर पाकिस्तान में 5 विकेट हॉल ले रहा है, तो हमारे बैट्समैन तो बिल्कुल भी उसको नहीं खेल पा रहे थे और पैनिक लग रहे थे। कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था कि नहीं मैं खेल सकता हूँ, वो उनको यही नजर आ रहा था कि भाई शॉट। इसकी वजह क्या है? इतने सालों से हम कोई अच्छा बैट्समैन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाए? वो जो स्लॉट थी जिस वक्त हमने वर्ल्ड कप जीता था 92 में, उसके बाद से जब एक एक करके रिटायर होना शुरू हुए हैं, चाहे वो जावेद मियादाद हों या फिर दीगर जो हमारे थे प्लेयर्स बल्लेबाज, उसके बाद नई जितनी भी जनरेशन है वो बॉलिंग पे फोकस कर रही है। अच्छी बात है, बॉलिंग पे होना चाहिए, लेकिन क्या कोचिंग का फुकदान है या हमारा जो यंग टैलेंट है वो ही अब उकता चुका है, बल्लेबाजी की तरफ उनका फोकस नहीं? अगेन जुनैद, वही कहा जाता है ना कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और प्लेयर्स जो लॉन्गर फॉर्मेट में खेल कर आ रहे हैं उनको लंबा रन दें। ये नहीं कि कामरान गुलाम ने एक इनिंग अच्छी खेली उसके बाद से हम कहेंगे लीन पैच आ गया।
आपने उसको देख लिया टेम्परामेंट कि उसका है वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल सकता है, 5 डे क्रिकेट जिसमें आपको सेशन टू सेशन जी। खेलना होता है, तब आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, क्या देख रहे हैं अगले टेस्ट के अंदर? कुछ तवक्को की जा सकती है बल्लेबाजों से? और जिस तरह से फातिहाना आगाज हुआ, यकीनी तौर पे मोराल तो आप होगा हमारे प्लेयर्स का। बिल्कुल, जिन्हें देखें तब्दीली ये की जा सकती है कि हमने देखा कि फास्ट बॉलर ने सिर्फ एक ओवर कर रहा है। हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि फास्ट बॉलर से पूरे टेस्ट मैच में, और ये शॉर्टेस्ट भी है क्योंकि 1064 बॉल्स पे रिजल्ट आ गया, सिर्फ 647 रन बने। अच्छा, ये देखते हुए कि हमने ना फास्ट बॉलर से ओवर करवाया, ना ही हमें तीसरे स्पिनर की जरूरत थी, वो तो अगर दूसरी इनिंग में नुमान से ही करवा लेते तो वो नुमान से ओवर कम करवाए गए। तो आप 9 बैट्समैन खिला दें और जो आप बमुश्किल 50 कर रहे हैं, तो आप कम से कम 350 रन बनाएं और फिर दूसरी टीम को बैटिंग ना करने दें, 2 दफा उसको आउट कर दें। तो ये मेरे ख्याल से नुमान और साजिद अली काफी हैं कि आप दूसरी टीम को आउट कर सकते हैं दोनों इनिंग में। तीसरा स्पिनर अगर आप सलमान अली आगा मौजूद हैं, कामरान गुलाम बॉल कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, सऊद शकील बॉल कर सकते हैं स्पिनर्स के लिए। तो तीसरे स्पिनर की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अबरार को खिला दिया, ठीक है, लेकिन आपको बैटिंग और लंबी करनी है क्योंकि हमारे बैट्समैन जो है वो बमुश्किल 250 रन बनाए। अगर इंडियन बैट्समैन ने भी इतने रन बना लिए तो फिर हमें ट्रबल होगी। तो हमें रन्स ऑन द बोर्ड ज्यादा चाहिए। उसके लिए हमें अगले टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि सेम ग्राउंड है, सेम वेन्यू है, और साथ वाला हमने पिच भी देख लिया है, उस पे मैच हो रहा है, वो बिल्कुल सेम कंडीशन आपको नजर आ रही है। स्पिनिंग ट्रैक होगा। अगर हमें ये होम ग्राउंड का एज हासिल ना होता तो आपको लगता है कि फिर भी हम इसी तरह से जीत पाते? क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन के साथ मतलब हमने स्कोर उतना अच्छा नहीं किया तो हम जीत गए हैं। लगता है आपको कि हमें अगर होम ग्राउंड का एज हासिल ना होता तो भी हम जीत जाते, सीरीज नाम कर पाते? बहुत मुश्किल होता। अभी हमने फॉरेन टूर्स देख लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3-0, साउथ अफ्रीका में 2-0, इवन बांग्लादेश आके हमने, क्योंकि टर्निंग पिच नहीं बनाई थी, हम बांग्लादेश से हार गए। कुछ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, 13 मैच खेले पाकिस्तान ने, सिर्फ 5 जीते, 8 हारे, और 8 जो हारे वो सारे बाहर, जिनमें से 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान में भी हार दिए, 2 अगेंस्ट बांग्लादेश, एक अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाने के लिए टर्निंग पिचेस बनानी पड़ेगी, और फिर भाई कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें ये तरतीब देना पड़ेगा कि 60% ऐसी पिचेस होंगी जो हमारी होम कंडीशन की हैं, और 40% ऐसी पिचेस बनाई जाएं, उन पे मैचेस करवाए जाएं जो हमें बाहर फॉरेन टूर पे जाके खेलना पड़ेगा, ताकि उसके लिए भी हम यूज्ड टू हो, हमारी प्रैक्टिस हो सके। बहुत शुक्रिया, हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और चलें, जी तारीफ भी हो रही है, आगाज़ अच्छा हो चुका, लेकिन बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना हर जो मुखालिफ टीम है वो आपके लिए तरने वाला साबित नहीं होगी। कुछ जान लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जो है वो भी इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। हमने पहले आपको बताया भी था कि स्टेडियम के अंदर का काम कहाँ तक पहुँचा है, उसके हवाले से अपडेट किया था। और अब जो स्टेडियम के अतराफ में कौन कौन से काम मुकम्मल हो चुके हैं, किस हद तक उसे रास्तों को बहाल कर दिया गया है, इस हवाले से भी हम जानते हैं। हमारे चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा काम कहाँ तक पहुँचा और कब तक मुकम्मल होगा? ट्रॉफी के हवाले से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, इसकी अपग्रेडेशन का काम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। रोड्स जो हैं वो इब्तदाई तौर पर बना ली गई हैं। फ़िरोज़पुर रोड से लेकर वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ तक रोड्स को मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जो LED स्क्रीन है इसका काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल है। आलमोस्ट ये भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो लाइट्स के पोल हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए। तमाम जो 6 के 6 पोल्स हैं वहाँ पर भी लाइट्स लगा दी गई हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम है ये 25 जनवरी तक मुकम्मल करना था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद, उन्होंने भी इस बात का दावा किया है कि 30 जनवरी तक हम तमाम काम को मुकम्मल कर लेंगे। और अगले 1 से 2 रोज़ में जो ICC का वफद भी है वो भी यहाँ पर आएगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो अंदरूनी जो काम है वो मुकम्मल का जायज़ा लेगा। और इसके साथ साथ जो इतराफ़ में शायकीन क्रिकेट की आमद का जहाँ से सिलसिला शुरू होना है वो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनको भी यहाँ पर उनका भी मुआयना किया जाएगा। अभी तक शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ
वहाँ पर सड़कें मुकम्मल कर ली गई हैं और इन सड़कों को मुकम्मल करने के साथ साथ जो यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है, ड्रेनेज है, उसका काम भी मुकम्मल कर लिया गया। एमडी वासा ने भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले यहाँ का विज़िट किया और उन्होंने तमाम मामलात का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम भी जो वासा के मामलात हैं, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी 25 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और क्योंकि सड़कों की यहाँ पर टूट फूट हुई थी, उसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा था, वो भी अब मुकम्मल कर लिया गया है। अब क्योंकि 25 जनवरी इसकी डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दी गई है, लेकिन आलमोस्ट यहाँ तक काम मुकम्मल हो चुका है। कदाफी स्टेडियम में जो कुर्सियाँ नशिस्तें लगने का काम है वो भी तेज़ी से जारी है और 50% वहाँ पर भी अंदर काम मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि ICC वफद ने आना है, इसकी वजह से सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अब कदाफी स्टेडियम के अंदर के जो विज़िट हैं वो आर्जी तौर पर रोके गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगले चंद रोज़ में हम दोबारा से यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग देंगे और अंदर के जो काम है वो मुकम्मल तौर पर उनसे शायकीन क्रिकेट हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और 25 जनवरी की डेट दी गई है, उससे पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो एतराफ़ में भी काम शुरू किए गए थे उनको भी पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। डेडलाइन क्योंकि दे दी गई है ताकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से सबसे पहले काम मुकम्मल कर लिया जाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करते हैं नौजवानों की, क्योंकि मोस्टली इसका शिकार नौजवान ही होते हैं। लगभग 1 अरब से ज़्यादा नौजवानों की क़ुव्वत समात मुतासर होने का खदशा है और ये हालिया तहकीक है जिसमें दुनिया भर में नौजवानों की तकरीबन 1/4 तादाद तजवीज़ करदा हद से ज़्यादा बुलंद सतह पर मौसीकी सुनती है। बिल्कुल जी, जो कि बहरे हो जाने की वजह बन जाता है और इससे बहरे होने का खतरा लाहक हो जाता है। एक तो है एक लाउड मौसीकी सुनना, दूसरा अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर या फिर ब्लूटूथ लगाकर बिल्कुल मौसीकी सुनते हैं। गाने गाड़ियों में वूफर्स लगा के, ऊंचे ऊंचे स्पीकर्स लगा के आप उस पे डायरेक्ट कानों को तकलीफ देना, डायरेक्ट कानों में एक लाउड म्यूजिक चलाकर हेडफोन्स के थ्रू या आईपॉड्स के थ्रू जो है वो म्यूजिक सुनना, इससे आपके कानों की आपकी क़ुव्वत समात कितनी मुतासिर हो रही है, यही हम जानने के लिए डॉक्टर बेनिश खान कंसल्टेंट आइडियोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर बेनिश आपको। डॉक्टर बेनिश, ये हमारी तो रोज़मर्रा की आदत बन चुकी है कि हमने अपने कानों में हेडफोन्स लगाना और फिर लाउड म्यूज़िक सुनना है, या अपने गाड़ी में भी हमने लाउड म्यूज़िक लगाकर सुनना है, हमें आहिस्ता आवाज़ में सुनना पसंद ही नहीं रहा। तो ये कितना ख़तरनाक है और क़ुव्वत समात को किस हद तक डैमेज करता है, ये हमारी नौजवान नस्ल को ज़रा बताएं। ये इतना ख़तरनाक है कि इससे जो है आपकी मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। आई मीन डायमेंशिया उसको हम टर्म बोलते हैं। उससे ये होता है कि आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, टिनाइटस, रिंगिंग इन द ईयर, कान में मुसलसल शोर आता है, उसकी वजह से रातों को नींद ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये तो सिर्फ सुनने का मसला नहीं है, दिमागी तौर पर भी आपको मुतासिर करेगा। कनेक्टेड टू द ब्रेन। आई मीन हमारा जो कान का सिस्टम है पूरा दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप सारी रात लगा के म्यूज़िक सुनेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर डिसेबल कर सकता है, दिमागी तवाज़ुन आपका ख़राब। और कितने घंटे की डेली की रूटीन आपको इस हद तक ले जा सकती है, इतना डैमेज कर सकती है? अगर आप 24 आवर्स से 12 आवर्स यूज़ करें उसको, बीच में सारी रात, मैंने बहुत सबको देखते हैं सारी रात लगा के सो जाते हैं कुछ लोग तो ऐसे, और फिर उसके बाद म्यूजिक सुनते सुनते वो उन्हें नींद आती है और वो सो जाते हैं, तो उनके कानों में ही हेडफोन्स लगे रहते हैं। ये ख़तरनाक है। या फिर जो हम रूटीन में कॉल सुनने के लिए या फिर वैसे हेडफोन्स लगाकर हम इजी हो जाते हैं कि हैंड आपके फ्री हो जाते हैं और आपने ट्रैवल करना है, गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, तो आप इजी हो जाते हैं। यार कानों में लगा हुआ है ना, जैसा हल्का सा क्लिक किया और कॉल सुन ली, ये भी ख़तरनाक हो सकता है। ऑब्वियसली ड्राइव करते हुए कॉल सुनना तो ख़तरनाक वैसे भी हो सकता है, क्योंकि वो एक्सीडेंट्स उससे हो सकते हैं। आप अपना अटेंशन कॉल पे दो या आप ड्राइव करो, ये तो आपके लिए वैसे ओवरऑल ठीक नहीं है। बाकी अगर आप एयरपॉड्स लगा के सुन भी रहे हैं तो उसको वॉल्यूम को बिल्कुल मीडियम या लो पे रखें। कन्वर्जेशन को समझना है आपने, लाउड नहीं करना कि वो आपके दिमाग की तरफ पहुँच के तो आपको वो ओवरऑल मेंटली आपको वो कर दे, डिस्टर्ब कर दे। और किस तरह से पता चलता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बहरेपन का शिकार हो रहे हैं अगर आप लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं रूटीन में, तो क्या उसकी वजूहात क्या सामने आती हैं या किस तरह से पता चलता है आपको, क्या साइंस हैं उसके कि अब आप बहरेपन का शिकार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? वो ये साइंस है कि सुन नहीं पाता ना बंदा, पीछे से आप उसको आवाज़ दो तो वो आपको मुड़ के नहीं देख रहा,
आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप दोनों बात कर रहे हो, मुझे समझने में इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों की, तो इसी तरह जब समझने के इश्यूज होते हैं तो वो बंदा खुद ही इतना आइसोलेट। आगाज उसका ऐसे होगा कि आप ऊंचा सुनने लग जाएंगे। जी बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कुव्वत समात। अच्छा, क्या इसका रिवाइवल भी मुमकिन है अगर आप इस गलती की वजह से, लाउड म्यूजिक सुनने की वजह से इसका शिकार हो चुके हैं, तो फिर आप अगर ये छोड़ना बंद कर देंगे या किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो रिवाइवल हो सकता है, या फिर ये ऐसा नुकसान है जो कि दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता? सडन हेयरिंग लॉस जब होता है ना, एकदम से लॉस हो जाता है, तो उसका एट द टाइम ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए चला जाए, लाइक आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। आजकल जो हमारी जनरेशन है वो अपनी हेल्थ के साथ इतना वो लाइक नहीं करती है, वो इग्नोरेंस पे ले जाती है हर चीज़ को, लाइक अगर ये मेरा सही नहीं चल रहा तो इट्स फाइन, लाइक आई एम ईजी टू गो। लेकिन ये इग्नोरेंस जो होती है ना हमारी हेल्थ से रिलेटेड, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत नुकसान दे सकती है। लेकिन अगर आपने ये रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, अपने हेयरिंग के चेकअप्स, ओवरऑल हेल्थ के चेकअप्स करवाने हैं, कि आपने लाइक आपको अगर सुनने का मसला हो रहा है तो एट अ टाइम आप उसका ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं यही डॉक्टर बेनिश जानना चाह रही थी, पहले भी मेरा क्वेश्चन क्योंकि इसी से रिलेटेड था कि आपको कैसे पता चले। एक तो ये चीज़ है कि आप सामने बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, हमें आप बोल रही हैं तो हमें उतनी समझ नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है कि हम फिर आदी हो जाते हैं लाउड ही सुनने के, लाउड टीवी देखने के, लाउड वॉइस में हम म्यूज़िक सुनने के, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आप जो है वो अब ऊंचा सुनने के आदी हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप बहरेपन का शिकार हो सकते हैं। जी जी, ये बिल्कुल एक इंडिकेशन है कि आप ऊंचा सुन रहे हैं, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप उसको उसकी तह तक पहुंचना चाहिए ना। डायग्नोज बहुत ज़रूरी है आपका, तो आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करवाएं। टेस्ट होते हैं इसमें डिफरेंट, ठीक है। इसके टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट होता है। अगर उसमें लॉस आपका मिडल ईयर स्टेटस की वजह से होता है तो वो मेडिकेशन से ट्रीट हो जाता है, लेकिन आपकी इनर ईयर ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाती है तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए लाइक डेफनेस हो सकती है, उसको फिर डिवाइसेस के थ्रू हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों के से मुतल्लिक ज़रा बताइएगा डॉक्टर साहब कि अक्सर ये होता है कि बच्चों को आवाज़ देती हैं माएँ लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्या ये कोई मर्ज़ है या फिर इस पर परेशान होना चाहिए वालिदाओं को कि क़ुव्वत समात में कुछ मसला है, या फिर वो वैसे इग्नोर कर रहे होते हैं समटाइम? ये पता किस तरह चलेगा? पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों पे ध्यान दे। आई मीन जब बच्चा आपको मुड़ के नहीं देख रहा तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई इशू होगा। समटाइम ये भी होता है कि बच्चे होते हैं नॉर्मल, उनको हेयरिंग लॉस नहीं होता, लेकिन वो होते हैं ऑटिस्टिक होते हैं बिहेवियर इश्यूज़ के साथ। अच्छा, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं बच्चों में कि वो अटेंशन नहीं दे पाते चीज़ों को, तो उसके लिए आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अगर हेयरिंग उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं फॉर द हेयरिंग चेकअप, कान का चेकअप करने के लिए। ठीक है। अगर ऑडियोलॉजिस्ट आपको ओके कर दे कि इसकी हेयरिंग नॉर्मल है, उसके बाद आपने साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है कि इसको बिहेवियर इश्यूज़ है, इसको हम ऑटिस्टिक बच्चा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बाय बर्थ भी इस तरह से पैदा होते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उस वक्त तो ना तो बिहेवियर इशू हो सकते हैं और हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि उनकी क़ुव्वत समात उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे आपको। उन बच्चों के लिए भी सबसे पहले आइडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनके कानों का टेस्ट होना चाहिए, या फिर उसको नॉर्मल लिया जाए कि ये बच्चा तो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगेगा या आहिस्ता आहिस्ता सुनने लगेगा? कौन सी ठीक एज है जब बच्चा आपकी बात को सुनकर रिस्पॉन्स करने लगता है और उसको फिर अगर वो नहीं कर रहा तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है ना तभी आपको नोटिस में ले लेना चाहिए कि बच्चा आपको सही रिस्पांस नहीं कर रहा। ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होता है वो रोता नहीं है, बर्तन गिरने से नहीं रोता, तालियां बजा दो नहीं रोता, दरवाज़ा ज़ोर बंद करने से नहीं उसका रिस्पांस है। तो ये एक कॉमन सेंस है कि आपका बच्चा अगर किसी चीज़ पे रिस्पांस नहीं दे रहा तो आप उसका चेकअप करवाएं। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उसके, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत इग्नोर कर देते हैं, चलो जी बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कान का शेप है चेंज हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, इसको कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस बोलते हैं। कॉन्जेनिटल में ये होता है कि बाय बर्थ होती है ये चीज़, तो इसके लिए अर्ली डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। वक्त पे इसका इलाज अर्ली डायग्नोज इज इक्वल टू सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, और उसके बाद आपका बच्चा सुनने भी लग पड़ता है और बोलने भी लग पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ये कि हम खुद भी बड़े होने के बाद इग्नोर करते हैं कानों की सफाई का जो मामला है, और बहुत सी लापरवाह माएँ भी होती हैं जो बच्चों की सफाई पे या उन पे छोड़ देती हैं कि जी वो खुद नहाते हुए इसको साफ़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं करते, जिसकी वजह से मुस्तकिल या तो उनके कान में दर्द होता है या फिर क़ुव्वत समात भी उससे मुतासिर होती है। ये कितना डैमेजिंग होगा? ये इस तरह वैक्स होती है हमारे कानों में, नेचुरल भी प्रोड्यूस होती रहती है, थोड़ी बहुत हो जाती है, तो वो जो थोड़ी बहुत होती है उसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले जाते हैं ना तो वो ज़्यादा वैक्स हो जाती है, कान में हार्ड हो जाती है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप लाइक कुछ भी ना करें अपने कानों के साथ। आज़ुकात वो कोई पेन मारते हैं, कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो और उसको ज़्यादा डैमेज कर देते हैं अपने। जी बिल्कुल, वो कान का पर्दा फाड़ देते हैं अपना, परफोरेशन हो जाती है, उससे कान से रेशा आना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या किया जाए? वो
उसके लिए आपको ऑब्वियसली ऑडियोलॉजिस्ट के पास ही आना चाहिए। आपको उससे कान पहले का पर्दा सही उससे तरीका पहले- क्या है सफाई का? अच्छा, उससे पहले ये कि आपको अपने कान, अगर आपको लगे ना कि आपके कान में वैक्स प्रोड्यूस हो रही है, तो आप आए डॉक्टर के पास, चेकअप करवाएं अपना कि कान में वैक्स है, वो चेक करेंगे, वो एयर सेक्शन करते हैं, वैक्स रिमूव कर देते हैं कान से। माइल्ड जो वैक्स होती है ना, इट्स ओके, इट्स लाइक नेचुरल, जो कि कान की प्रोटेक्ट करती है। हेल्दी हेयरिंग के लिए बेस्ट होती है माइल्ड जो वैक्स होती है। लेकिन वैक्स ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए आपको फिर चेकअप करवाना चाहिए। कोई एयर कॉटन बड यूज़ और ना जिससे करे। उससे कोई पहले जुनैद कह रहे हैं कि सफाई का खास ख्याल रखना, अपने कानों की जिससे माएँ नहीं कर पाती हैं या हम खुद बड़े होकर नहीं इस चीज़ का ख्याल रखते, तो वो किस तरह से किया जाए? कॉटन बड का इस्तेमाल आपने का डैमेज कर सकता है, आपके पर्दे को डैमेज कर सकता है, तो फिर किस तरह से कान को साफ, घर में ही अगर आप अपने कान को साफ रखना चाहते हैं कि उस हद तक जाए ही ना कि आपको इतनी ज़्यादा वैक्स बन गई है, इतनी ज़्यादा आपके कान के अंदर मट्टी जम गई कि आपको दोबारा जाके डॉक्टर के पास से निकलवानी पड़ रही है, उससे पहले की एहतियाती तदाबीर? इंसान को पता होता है कि मेरे कान में नेचुरली ज़्यादा वैक्स प्रोड्यूस हो रही है, वो मुझे भी पता है कि मेरे कान में ज़्यादा वैक्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए मैं वैक्स एड ड्रॉप्स रख लेती हूँ अपने घर में ऑलरेडी, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आम बंदा है, वो कह रहा है, उसको लग रहा है कि उसके कान में वैक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो अपने लिए वो एक ड्रॉप्स रख दे घर में फॉर द सेफ साइड के वो उसको यूज़ करे, वो नेचुरली ही कान से निकल आते, किसी भी किस्म की कोई चीज़ मारने की जरूरत नहीं होती है फिर कान में। वैक्स एड ड्रॉप्स बोलते हैं हम। अच्छा, एयरपॉड्स बहुत से लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फ़ोन पे गुफ्तगू करने के लिए या फिर म्यूज़िक सुनने के लिए भी, मूवीज़ देखने के लिए भी, और जब वो बात कर रहे हों तब तो वो लगाए रखते हैं उसको कान पे। बहुत से लोग उसके बगैर भी उनके कान पे वो डिवाइस ब्लूटूथ की लगी रहती है बिला मकसद। इसको लगाए रखना ये कितना डैमेजिंग होगा? और वैसे स्पीकर से सुनना और एयरपॉड या हैंड फ्री लगा के सुनना दोनों बराबर नुकसानदेह हैं या किसी एक का ज़्यादा नुकसान है? दोनों इक्वली डैमेज करते हैं कान को। जो स्पीकर्स होते हैं वो लाइक ओवरऑल इन्वायरमेंट में आपको साउंड दे रहे होते हैं, लेकिन जो हेडफोन्स होते हैं वो डायरेक्ट आपके कान के सिग्नल की तरफ जाते हैं और सीधा दिमाग को लगते हैं, तो दोनों चीज़ें ही आपके लिए डेंजरस है। ब्लूटूथ से एयरपॉड्स को लगाए रखना जी, वो ऑब्वियसली। एक जो चीज़ जुनैद ने जिस तरह से कहा कि एक तो आप कॉल सुन रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, नॉर्मली जो चीज़ आप सुन रहे हैं, और एक है कि आप सुन नहीं रहे लेकिन आपने वैसे ही लगाया हुआ है। नहीं, अगर आप नहीं सुन रहे वैसे ही लगाया हुआ तो ऑब्वियसली वो डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि लेकिन ब्लूटूथ तो ऑन होगी, ब्लूटूथ में अगर वॉइस कोई साउंड तो अफेक्ट करेंगी, साउंड आ रही है उसमें, तो फिर लाइक आप उसको कह सकते हैं कि साउंड आ रही है, उसको मैंने लाउड किया हुआ है तो वो डैमेज दे सकती है। अगर साउंड नहीं है, उसको लो वॉल्यूम किया हुआ है तो वो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना वॉल्यूम ठीक है हमारी समातों के लिए कि हम ये नॉर्मल है, हम इस पर रह के हम टीवी देख सकते हैं, हम मूवीज़ इंजॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं, और जो हमारे इर्द गिर्द, हम एक दिन बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट के करीब जो रहने वाले लोग हैं, जो लैंडिंग और टेक ऑफ का जो एक साउंड होता है जब जहाज़ लैंड करने लगता है या फिर वो टेक ऑफ करते हैं, तो जो साउंड के आदी हो जाते हैं लोग, वो तो हार्ट पेशेंट भी बनते हैं। तो क्या इन साउंड्स का ताल्लुक हमारे, जैसे आपने दिमाग से कहा, दिल और दूसरे ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट होता है? जी जी बिल्कुल, इससे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो ज़्यादा साउंड सुनने से जो है वो ओवरऑल हेल्थ आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है, हेल्थ, हार्ट भी है, एयर भी है, आपके जो है ब्रेन भी है, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए, अगर आप ट्रैवल भी करें तो एयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। एयर प्लग्स जो होते हैं वो कान को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हम लोग तो बाहर सिविलाइज्ड उसमें आते ही नहीं, कंट्रीज़ में जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं या ममालिक हैं, वहाँ हॉर्न बजाना बड़ा मायूब समझा जाता है, हॉर्न नहीं बजाया जाता। हमारे यहाँ तो आपने हॉर्न के ऊपर हाथ रख देना होता है, हॉर्न्स लगवाए जाते हैं ताकि आम बंदा, और वो कितना आपकी समातों को मुतासिर करता है। जिससे जुनैद कह रहे वाकई इस तरह के प्रेशर हॉर्न्स होते हैं और हम लोग दूसरे को जिच करने के लिए भी बिला वजह उसके ऊपर हाथ रख देते हैं। तो ऐसे ही वो तो ऑब्वियसली लाइक बहुत ज़्यादा लाउड होता है तो वो डैमेज तो करता है, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम को कौन समझाए फिर। हमारी समातें इसकी मतलब हो चुकी हैं आदि, इससे डैमेज नहीं होगा। लाइक वो आप लाउड है, हॉर्न बजा रहे हैं, आप खुद भी हॉर्न बजा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो करेगा डैमेज। आपको चाहिए कि आप लाइक पहले से अलार्मिंग सिचुएशन उनको बोल दें, वार्न करें कि इस तरह का लाइक लाउड ना यूज़ करें, ना इस्तेमाल ना करें, इससे कान भी डैमेज हो सकता है। हमारे मुल्क में भी इस तरह के कवानीन बनने चाहिए कि रोड्स के ऊपर जो इतना शोर गुल्ला, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे तो जो बड़ा इश्तियारा नाम की जो मुख्तलिफ बसें हैं, उनके रंग बिरंगे हॉर्न्स होते हैं। इवन खाने पीने में भी जब वो टकाटक बनाते हैं, उसके अंदर जो शोर होता है उसको मौसीकी के तौर पे या उसको एंजॉय करते हैं। और जुनैद, जो आप बसों की बात करें वो तो हमें डरा भी देती है, एकदम से आपके सर पे पहुंच के हॉर्न बजाते हैं, उनकी जो खौफनाक हॉर्न्स होते हैं वो भी आपको डराते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बिनिश खान हमारे साथ मौजूद थी। तो नाज़रीन, काबिल बर्दाश्त होने चाहिए, जो भी आप आवाज़ सुनते हैं उसके असर सिर्फ आपके कानों या क़ुव्वत समात पे नहीं होते, बल्कि आपके दिल पे, आपके दिमाग पे
भी उसके असरात आपकी शख्सियत पे, आपके मिजाज पे भी इसके असरात मुरतब होते हैं। तो जो ओवरऑल आपके ऑर्गन्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं, तो इसलिए कम जो लाउड म्यूज़िक है वो उस पर आ जाइए। जितने आपके इर्द गिर्द नॉइसेस मौजूद हैं उनमें से कोशिश कीजिए कि आप उनसे जितना बच सकें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कुछ चिड़ियाघर की बात हो जाए, एंटरटेनमेंट का एक आसान जरिया अभी तक तो था, लेकिन अब टिकट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन लाहौर चिड़ियाघर में जनाब होलोवर्स टेक्नोलॉजी का आगाज़ भी हो चुका है, जहाँ पे शहरी मिक्स्ड और वर्चुअल रियलिटी के जरिए जंगल, सहरा और समुद्र समेत वाइल्ड लाइफ के मस्कन में मौजूद होने का तजुर्बा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप उसके अंदर ही घूम रहे हैं, तो क्यों ना हमें लाहौर में ही मौजूद हैं जू में रूबा अरूज, उनसे जान लेते हैं। रूबा, बताइएगा किस तरह से आप वहाँ देख रहे हैं चिड़ियाघर के अंदर मनाजिर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर चिड़ियाघर के नए बनने वाले होलोवर्स में मौजूद हैं, जहां पर 3D, विजुअल, मिक्स्ड और होलोवर्स की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि बच्चों और बड़ों के लिए वाइल्ड लाइफ से रेलिवेंट जो है वो तजुर्बात फराहम करने के लिए क्या कुछ बनाया गया है। इस वक्त हम मिक्स्ड रियलिटी वाले रूम में मौजूद हैं। यहाँ पे आके आप बाकायदा वाइल्ड लाइफ को साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन दिखाएं तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे मेरे साथ जो है वो लाइंस नज़र आ रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बाकायदा जो है वो इनको फील कर सकते हैं। जानवरों को बाकायदा ऐसा महसूस होता है कि शायद आप जो है वो एनिमल्स के साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जान लेते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और डायनासोर भी आ गया, हम ऐसा फील होता है कि किसी शायद पुराने दौर में चले गए। क्या ये ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है? बच्चे तो आके बहुत खुश होते होंगे यहाँ पे। मैं कल इधर अचानक चक्कर लगा, मैं इंस्पेक्शन करता रहता हूँ फैसिलिटीज़ की, तो बच्चे तो ऐसे फील कर रहे थे जैसे हम लोग पता नहीं किस दुनिया में चले गए हैं। डायनासोर्स और शेर, वैसे तो आप जू में फिरें तो आपको पता ही ये बड़े ख़तरनाक जानवर हैं, अगर हम करेंगे तो ये हम पे अटैक करेंगे। तो बच्चे तो इसको बड़ा फील कर रहे हैं, वाह ये तो बड़ा अच्छा है। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ कि आप जो है ना अपनी आपको वो पिक भी मिल जाएगी, कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि जी मैं गई थी और मैंने लायंस के साथ या डायनासोर्स के साथ एक पिक बनाई है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो मैं स्क्रीन देख रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि कैमरा हम स्क्रीन पे रखें और आप देखें कि ये डायनासोर इस वक्त जो है वो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब आप फील कर सकते हो। और इस मंजर की आप बाकायदा जो है वो पिक्चर भी साथ बना सकते हैं। और आई थिंक ये पिक्चर अगर आप हमें दिखाएं तो ये अभी बिल्कुल डायरेक्टर साहब की पिक्चर फ्रेश जो है वो बनी है। अमेजिंग। और अगर आपको ये फैसिलिटी मिले तो यकीनन जो है वो ये फैसिलिटी आप ज़्यादातर ये होता है कि आप बाहर के ममालिक में जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद होना यकीनन लाहौर ज़ू की एक अच्छी काविश है। तो आप वर्चुअल रियलिटी का एहसास आपको हो सकेगा। लाहौर ज़ू के अंदर तमाम खसूसियात इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, तो बच्चों के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल जी, बच्चे उसे महसूस होंगे, उसे जाकर रियलिटी उन्हें बच्चों को महसूस होगी। हालांकि वो होलोवर्स के थ्रू और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत से दीगर अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात होना बाकी है। स्टे विद अस। अच्छा, वेलकम बैक। और अभी आपको दिखाते हैं चाइना की एक ऐसी बाइक जो कि हवा में उड़ेगी जनाब, सड़कों पे चलने के बजाय। और चीनी कंपनी रेक्टर की जानिब से मुतारिफ कराई गई इस बाइक के गैर मामूली नमूने से मालूम होता है कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट के शोबे को बदल कर रख सकती है। बिल्कुल जी, ये बाइक 60 घंटा फी मील की रफ्तार से प्रवास कर सकती है। और स्काई राइडर X1 नामी ये बाइक है, सिर्फ एक बटन से सड़क से आसमान और फिर आसमान से सड़क पर उतरती है। तो चीनी कंपनी के मुताबिक स्काई राइडर X1 जब सड़क पर होगी तो ये एक बरकी बाइक की तरह चलाई जा सकेगी, लेकिन जब इसकी चारों बाजू को खोल दिया जाएगा तो ये एक फ़ज़ाई बाइक में बदल जाएगी। यानी कि अब आपको उड़ती हुई बाइक भी नज़र आएंगी और पंखे चलने के बाद सवार को मंजिल के मुतालिक बताना होगा, ताकि बाइक जो है वहीं पर आपको लैंड करे और वहीं पर आपको छोड़ कर आए। जी हाँ, ये फ्यूचरिस्टिक जो इजादात हैं उसके अंदर चाइना लीड करते हुए अब बाइक्स सिर्फ सड़क पर दौड़ेंगी नहीं बल्कि हवाओं में परवाज़ भी करेंगी, और एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ही कम वक्त में होगा, जदीद तरीके से होगा। इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, इसमें सवार जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगे या नहीं, ये तमाम तफसीलात यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में सामने आएगी। लेकिन ज़बरदस्त इजाद है और अब देखते हैं कि ये आम यूज़र के लिए इस्तेमाल के लिए कब मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। तो ये ज़बरदस्त इजाद आम तौर पे और जुनेद भी जल्दी खरीदेंगे, जैसे पाकिस्तान में दस्तियाब होगी तो आप लोग भी खरीदिए ताकि आपका सफ़र जो है वो जल्द से जल्द कर सके।
अच्छा जी, आमतौर पर किसी जुर्म की सख्त तरीन सज़ा जो है वो मौत होती है, मगर उस वक्त क्या हो जब मौत को ही जुर्म करार दे दिया जाए, तो ऐसे में क्या कौन सी सज़ा मुकर्रर की यहाँ जी एक मुल्क है जिसने ये अजीबोगरीब मंतक पेश की है और इसे यकीन करना तो मुश्किल है, मगर दुनिया के सबसे शिमाली कोने में वाक़ कस्बा है, यहाँ पे ये कानून मौजूद है और वाकई ऐसा है। नॉर्वे के कस्बे लांगा यरबेन में लोगों के लिए मरने को गैर कानूनी करार दे दिया गया। मेरे ख्याल में जिस बंदे ने ये फैसला दिया है, अगर खुद ही उसकी मौत वाक़ हो जाए तो वो भी जुर्म करार पाएगा ये ना, ये कानूनी खत्म हो जाएगा ना कि उसने खुद इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। और इस कस्बे में तकरीबन 2000 के करीब अफराद मुकीम हैं और यहाँ कब्रिस्तान भी है, मगर इसे दहाइयों से इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब दहाइयों से कोई मरा नहीं है, तो फिर इस कानून के नफाज की वजह क्या है? और आप वो जानकर दंग रह जाएंगे। इसकी वजह यह है कि 1950 में इंकशाफ हुआ था कि यहाँ के कब्रिस्तान में दफन जो लाशें हैं डिकम्पोज नहीं हो रही। यहाँ का मौसम बहुत सर्द होता है और उमूमन बर्फ़ जमी रहती है, जिसके बायस वहाँ दफन लाशों में कोई तब्दीली नहीं आती, जिससे जानलेवा जरासीम फैलने का ख़तरा बढ़ता है। तो जरासीमों को फैलने से रोकने के लिए वहाँ पे 1950 में लोगों ने मरने पर ही पाबंदी आयद कर दी है कि अगर कोई मरेगा तो वो कानूनी जुर्म होगा। तो जरासीम की बात हो रही है तो कराची में भी एक जरासीम है जो कि बेकाबू हो चुका है, उससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और जब बात कराची की हो तो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहती, वो पूरे पाकिस्तान में भी फैलने के खदशात मौजूद रहते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना है जो कि नज़ला खांसी बुखार में मुब्तला आपको कर देता है, और नज़ला खांसी के बायस मरीज़ जो हैं वो 30% तकरीबन मरीज़ हैं जो कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ भी हुआ है। तो तिब्बी माहिरीन ये बताते हैं कि वायरल इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो ये इस वक्त अमराज फैल रहे हैं उनसे बचा जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, माहिर मुतादी अमराज। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये क्या वाकई में कोरोना के ही मरीज़ हैं या कोई और वायरस है? इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इन्फेक्टेड होना क्या तशवीश का बायस नहीं होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सर्दियों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती है, तरतीब है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग सर्दियों की वजह से क्लोज कांटेक्ट होता है, रिलेशन घरों में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो बीमारियां फैलती हैं स्पेशली वायरल इन्फेक्शन। और काफ़ी सारे वायरसेस हैं, जिस तरह तकरीबन 200 से ज़्यादा वायरस हैं जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। तो सर्दियों में ये वायरस बिलखुसूस इसकी स्प्रेड बढ़ जाती है, क्योंकि जो क्लोज कांटेक्ट की वजह से नज़ला जुकाम खांसी वाले जो अलामात है इसके साथ साथ बीमारी बढ़ती है। तो अभी जो एक सरमा में ज्यादा फैल जाता है, तो एक इन्फ्लुएंजा भी है जिसकी वैक्सीनेशन भी लगवाई जाती है ताकि फ्लू और नज़ला ज़्यादा आपके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो ये कैसे पता चलेगा आपके ये इन्फ्लुएंजा है जिसकी वजह से खांसी नज़ला जुकाम आपको हो रहा है या फिर कोरोना है? जी बिल्कुल, इसी वजह से इसकी सर्वेलेंस की जाती है गवर्नमेंट, स्पेशली जिस तरह हमारी पब्लिक हेल्थ लैब है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अंडर जो है ये चलती है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसको सपोर्ट करती है। तो ये सर्वेलेंस हर वक्त चलती रहती है। तो लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो नज़ला जुकाम है किस वजह से है, और लेबोरेटरी टेस्ट कंफर्म करते हैं कि वायरस है तो कौन सा वायरस है, जिसमें कोविड है, H1N1 वायरसेस हैं, इस तरह राइनो वायरसेस हैं, RSV है, ये सारे वायरसेस तो डॉक्टर साहब इससे बचाव का जरिया क्या मास्क का इस्तेमाल काफी होगा या फिर और इकदाम भी करने चाहिए शहरियों को अपने तौर पर? वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारे जो वायरसेस हैं उनकी बीमारी या अलामत खुद बहुत सही हो जाते हैं विद इन अ वीक टाइम, लेकिन जिम्मेदारी हमें पेश करनी चाहिए कि जब भी कोई बीमार हो तो वो लाजमी अपने आप को महदूद कर ले, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी लोगों से हाथ ना मिला ले, वो क्राउड में ना जाए और बार बार हाथ धोए, ताकि हाथ के जरिए जो है ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। और जो सांस की नाली में इन्फेक्शन के मरीज सामने आ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो भी इन्हीं वजूहात की बिना पर हैं, जो सांस के मसाइल जिनको दरपेश हैं या सांस की नाली में जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, वो किस स्टेज पे जाके इन्फेक्शन हो जाता है, और डॉक्टर के पास एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए अगर वो मर्ज बढ़ रहा है तो क्या फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए? तो कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बंदा बीमार हो तो खुद अपने आप को बीमार डिक्लेयर करें और वो बीमारी मत आए, उनकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर यूजुअली जो है इसके रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो टेस्ट है वो लिख के दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब कर देंगे इस वक्त कौन सी बीमारी फैली हुई है। दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक को गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग खुद सेल्फ मेडिकेशन फौरन एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं,
तो उसको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ती है उससे, और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो वो डॉक्टर ही बता सकता है कि ये अच्छा, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है। सिम्टम्स पे अगर आप मजीद वजाहत कर सकें डॉक्टर साहब के किस मर्ज के क्या सिम्टम्स होंगे जिस पे पेशेंट को परेशान होना चाहिए, और आप खुद भी ये बता रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन किन किन अलामात पे उन्हें फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए और टेस्ट करवाने चाहिए? बिल्कुल, इस वक्त नज़ला जुकाम अगर आपके 2-3 दिन से मजीद बढ़ जाती है और बुखार शदीद हो, तो लाजमी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और काफ़ी लोगों में ऐसा देखा गया कि इस वक्त खांसी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो जाता है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो उस हालत में लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो मुस्तनद डॉक्टर अद्वियात भी तजवीज़ करेगा और टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो भी लिख के दे सकता है। तो अलामात पे बेस करके फौरी तौर पे आपने खुद ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात लेनी चाहिए। अच्छा, कहवे का इस्तेमाल, स्टीम का इनहेल करना या लेना, इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना, फिर गरारों का करना नीम गर्म पानी से या उसमें नमक डाल के, ये कितना सूदमंद साबित हो सकता है? और यकीनी तौर पे वैसे थे मुस्लिम 5 बार हम वजू करते हैं तो उससे भी सफाई होती है, के लिए करामद होती है, तो इस तरह की चीजें ली जा सकती है क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, चाहे वो इस तरह गर्म मशरूबात है, ये भी करामद है, और पानी का इस्तेमाल या जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और इंसान की जो अपनी इम्यून सिस्टम है वो भी काफी होता है इस तरह की बीमारी को नेचुरल जो प्रोसेस है, लेकिन ये कि बीमारी को फैलने में अपना रोल नहीं प्ले करना चाहिए, बीमारी को रोकना चाहिए। क्योंकि इस वक्त इसको कहा जा रहा है कि ये कोरोना मुस्बत पेशेंट भी बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोरोना की जो तशखीस हो रही है इन मरीजों के अंदर, वो किस हद तक खतरनाक है। क्योंकि पहले जब कोरोना आया तो हमने देखा कि अमवात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और फिर पूरी दुनिया में ही हमने देखा कि अमवात देखने में मिली है कोरोना के बायस। तो इस बार किस हद तक ये खतरनाक साबित हो रहा है? बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। कोरोना इस वक्त कई जगहों पे एग्जिस्ट करता है, और जिस तरह मैं बताया विंटर में कोरोना समेत बाकी बीमारियां उसकी तादाद में निस्बतन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कोरोना पहले जैसे उसके हालात नहीं है, खतरनाक नहीं, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सफाई का ख्याल रखिए, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए। और फिर अगर सफाई की बात हो तो एक नई रिसर्च भी है इशाल, जिसमें कहा गया है कि ठंडे पानी से जो गुस्ल है उसके बड़े फवायद हैं। आजकल अगर ठंडे पानी से गुस्ल कर लिया जाए तो तिब्बी फवायद के साथ आजकल की बात हो रही है, गर्मियों में तो ठंडे पानी से वैसे ही आप करेंगे, एंजॉय करेंगे। और सर्द मौसम और उसमें ठंडा पानी, कई लोगों को ये सुनकर ही सर्दी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन आप हिम्मत करें, तबीयत जरा खांसा वाली होती है, लेकिन आपने हिम्मत करनी है और ठंडे पानी से ही नहाना है। तो ये गर्म पानी से कई ज़्यादा आपके लिए सेहत बख्श फ़वाइद का हामिल है। बेहतर गर्दिश खून, ठंडा पानी आपके जिस्म को अपने बुनियादी दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए खून की जो रवानी है उसको तेज़ करता है, जिससे खून की गर्दिश बेहतर रहती है, तो आपका दिल अच्छे से धड़कता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आपकी जो रेजिस्टेंस सिस्टम है वो बेहतर होता है। ठंडा पानी आपके जिस्म में मुदाफ़ियती खुलियों की मज़ीद पैदावार को फ़रोग़ देकर आम बीमारियों से लड़ने में मदद देता है जनाब, और सोजिश में भी कमी होती है। ठंडा पानी जो है सोजिश कम करने में और सोजन को जोड़ों को। अच्छा, अली ज़फ़र जो है ना वो उसमें आइस बात ले रहे हैं, जी, तो वो कहते हैं कि जी इससे टेंशन बहुत। अच्छा खैर, ये मेरे ख्याल में आइस बात को इसके साथ ठंडे पानी के साथ रिलेट करना ये तो एक्सट्रीम हो जाता है, और इसके भी फवायद तो बहुत से हैं। फवायद इसके बहुत हैं, ये टेंशन आपको जो है ना रिलीज करता है आपकी, और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो अली ज़फ़र ने कहा कि ये बहुत मतलब मजे का तजुर्बा है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, बेहतर मूड करता है, आपके मूड को बेहतर कर देता है। तो मेरे ख्याल में एक जोर से जो आपको झटका लगेगा ना, उसके बाद में फवायद आपको आहिस्ता आहिस्ता होंगे, और अगर आप ये कर सकते हैं, ग्लूकोज की सतह को कम कर देता है, जरूरत है तो फिर जरा इसको आजमा के देखिए और फिर हमें जरूर बताइएगा। हिम्मत करनी है, आपने डरना नहीं है। आपने एक दफ़ा झटका जरूर, जैसा जुनैद कह रहे थे, लगेगा, और आप पानी में जैसे उतरेंगे आपको पता तो जरूर चलेगा, लेकिन उसके फवायद बहुत ज़्यादा हैं। तो और मेरे ख्याल में कुछ ही लम्हों के बाद तो आप वैसे ही सुन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ठंड लगने का एहसास आप जरूर ट्राई कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुलाकात होगी आपकी कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।